आज के सेशन की शुरुआत में एक सवाल से करना चाहूँगा और मुझे लगता है कि आज की स्थिति में वो सवाल बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि तुझको क्या इंसान हो गया? तुझको क्या इंसान हो गया? मूर्ख बना सहता है सब कुछ, कुंठित सारा ज्ञान हो गया। तुझको क्या इंसान हो गया? रख दी शक्ति स्वयं कोने में और लगा है तू रोने में। रख दी शक्ति स्वयं कोने में और लगा है तू रोने में। मूक आज इस वाणी का क्या प्रलयकारी गान हो गया। मूक आज क्यों इस वाणी का प्रलयकारी ज्ञान हो गया। तुझको क्या इंसान हो गया। साहस कोसों दूर हुआ है, उधर हेतु मजबूर हुआ है। उधर कहते हैं पेट को। साहस कोसों दूर हुआ है, कहाँ गया हमारा वो साहस। साहस कोसों दूर हुआ है, उधर हेतु मजबूर हुआ है। प्राण आज प्रण से प्यारे हैं। आप सोचिए कि हम कहाँ से चले थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आज प्राण आज प्रण से प्यारे हैं। दूबर शुभ बलिदान हुआ है। पापों पापों से बढ़ खेल रहा है, शापों से कर मेल रहा है। हम क्या कर रहे हैं। पापों से बढ़ खेल रहा है, शापों से कर मेल रहा है। अपना धर्म भुलाया तूने, विस्मित सब वरदान हो गया। तुझको क्या इंसान हो गया। तेरी ही आंखों के आगे तड़प रहे लाचार अभागे। हम आज देख रहे हैं कि क्या स्थितियां हैं। तेरी ही आंखों के आगे तड़प रहे लाचार अभागे। हंसता है उनके रोने पर, हंसता है उनके रोने पर। कैसा तू अनजान हो गया। तुझको क्या इंसान हो गया। हाथ जोड़े सदा खड़ा रहता, नहीं किसी से कभी कुछ कहता। हाथ सदा जोड़े खड़ा रहता, नहीं किसी से कभी कुछ कहता। सहता जुल्म किए सर नीचा, सहता किए जुल्म सर नीचा। इतना पतन महान हो गया। तुझको क्या इंसान हो गया। भूल गया उन बलिदानों को, भूल गया उन बलिदानों को। जीता है जग में खाने को, जीता है जग में खाने को। स्वाभिमान तेरे जीवन का कैसे अंतर ध्यान हो गया। तुझको क्या इंसान हो गया। ये सवाल है आज हम सबके बीच में। और मुझे लगता है कि जो कोशिश हम करना चाह रहे हैं, मैंने आपको ये चीज आज इसीलिए सुनाई, मैंने ये कविता या ये बात आपको इसलिए कही कि हम सब जानते हैं और आपको शायद सुन के ऐसा लगा होगा कि ये आज कही हुई है और आज की स्थिति पे ये एकदम मार्मिक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कई सालों पहले लिखी हुई हैं और इसके जो लेखक हैं वो बहुत प्रसिद्ध बुंदेलखंडी के कवि स्वर्गीय श्री विंद कोकिल भैयालाल जी व्यास हैं। और मैं आपको एक आश्चर्यजनक सूचना देना चाहूँ कि आज जो हमारे साथ शख्सियत हम यहाँ पर आपके साथ जोड़ रहे हैं या जिनसे हम रूबरू होने जा रहे हैं, ये उन शख्सियत के नाना जी हैं। और मैं ये ध्यान रखूंगा कि अगली बार जब मैं ऋचा मैम के पैर छूऊं तो मैं थोड़ी ज्यादा देर तक छूऊं ताकि उनके साथ मैं अपना प्रणाम उनके नाना जी तक पहुंचा पाऊं। क्योंकि मैं कविताओं को फॉलो करता हूँ और इन चीजों को फॉलो करता हूँ, तो उनके थ्रू मुझे जानने का मौका मिला, इसलिए आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो आइए आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं इस प्रश्न के साथ कि हमें क्या हो गया है, और आपको ले चलते हैं उस शख्सियत की ओर जिन्होंने अपना कैरियर दूरदर्शन से शुरू किया और उसके बाद तमाम वो आरजे रही, उन्होंने बड़े बड़े शोज होस्ट किए और आज वो यूट्यूब पर आप सभी के बीच में लाती हैं जिंदगी विद ऋचा। तो बिना किसी देरी के साथ, बिना किसी भी चीज को मैं आगे ड्रैग करते हुए, मैं सबसे पहले ऋचा मैम से भी और आप लोगों से भी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि जिनकी कविता मैंने पढ़ी, मैं शायद उनके कंठ में सरस्वती जी विराजमान थी और मेरे कंठ में भैरू जी हैं, मैं उतना अच्छा नहीं गा सकता या नहीं बोल सकता। तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कहीं भी कोई त्रुटि हुई हो तो आप मुझे माफ करिएगा, मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। और ऋचा मैम जो हमारे बीच में आज हैं, वो एक टीवी जर्नलिस्ट हैं, एक बड़ी एंकर हैं, वो आरजे रही हैं, उन्होंने तमाम चीजें हमें हमारे सामने लाई। तो आज हमारे साथ राहुल व्यास जी हैं जो लंदन से जुड़े हुए हैं, जो आपको उनके साथ में रूबरू कराएंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ ऋचा मैम को और थैंक यू बोलता हूँ सबसे पहले शुरुआत में ही कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। और प्लीज मैं राहुल जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे का सेशन मैम के साथ कंडक्ट करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपको। दिव्यांश और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि एक जो सफल सेलिब्रिटी हैं हमारे,
उनके जीवन, उनके कामकाज, उनका जो भी उन्होंने अचीवमेंट्स हैं, वो तो हर जगह बिखरे हुए हैं। जहाँ आप अपने उंगलियों के इशारे करेंगे तो गूगल पे वो सब कुछ उभर आता है। पर हमारे सेलिब्रिटीज जो एक ट्रेंड सेटर हैं, जिनको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, उनको देख के बनते हैं, उनके वो अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश करते हैं जो अभी तक कहीं आ ना पाए। मतलब उनका व्यक्तित्व कैसा रहा है। आज आपका व्यक्तित्व अच्छा होता है तो आप इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। आज के दौर में यह देखा गया है कि हर किसी को शॉर्टकट मारना है, तुरंत। न्यू जनरेशन को ऐसा लगता है कि मैं रातों रात कैसे स्टार बन जाऊं। और जब आप जैसे लोगों को देखा जाता है तो ये मालूम पड़ता है कि मेहनत कितनी की जाती है, किस कमिटमेंट के साथ की जाती है, और लगातार अनवरत ये मेहनत करते रहना पड़ता है, पॉजिटिव माइंडसेट और अच्छा कंटेंट पकड़ के। तो आप उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप इंदौरी पेज पे लाइव हैं ऋचा जी। इंदौरी पेज मध्य प्रदेश से है और बहुत गर्व का अनुभव करता हूं मैं जब मुझे ये और मालूम पड़ता है कि आप भी रीवा से, आपकी पैदाइश है और बुंदेलखंड से बहुत ही क्लोज आपका नाता रहा है। तो एक स्पेशल कनेक्शन है मध्य प्रदेश का, इंदौर का, अनायास ही आपसे। तो बहुत अच्छा लगता है। ऋचा जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जो ऋचा जी जिंदगी में ऋचा करती हैं, वो आजकल ऋचा जी जिंदगी के साथ कैसे ट्रीट कर रही हैं इन नए बदले हुए माहौल में? थैंक यू सो मच राहुल जी। सबसे पहले मैं दिव्यांश को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी कि वो मेरे नाना जी की कविता के साथ इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करेंगे। बहुत कम लोग ये बात जानते भी हैं, लेकिन जितने लोग जानते हैं, मेरे साथ हमेशा एक बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। कई लोग कहते हैं कि आप उनकी नातिन हैं इसलिए आप अच्छा लिखती हैं या अच्छा बोलती हैं, और अपने घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में ऐसी बातें सुनना। और 2012 में मेरे नाना जी का देहांत हुआ। उसके पहले तक आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं उससे थोड़ा टाइम पहले जब आखिरी बार मिली, तब मुझसे बोलते हैं, ठीक है ये न्यूज व्यूज पढ़ती हो जो टीवी पे करती हो, लिखा करो। क्योंकि वो उतनी उम्र में भी 90 क्रॉस करके भी वो पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे। तो मुझे कई लोगों के नाम बोले कि देखो ये लोग लिखते हैं ना, तुम लिखा करो। तो वहां से कुछ आशीर्वाद मिले हैं नाना जी के। सो थैंक यू दिव्यांश, उनसे बात शुरू करके। जिंदगी, राहुल जी अगर ये कहें कि लॉकडाउन या ये पूरा कोरोना का संकट काल बहुत खराब है, बहुत बुरा हो रहा है, दुनिया भर के लिए हो रहा है, किसी भी एक व्यक्ति के लिए नहीं बुरा समय आया है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बार बार ये महसूस कर रही हूँ कि अगर ये संकट काल हमको बदल कर नहीं गया, तो फिर हमें कभी कोई बदल नहीं पाएगा। और बदलने से मेरा मतलब अच्छे के लिए, अच्छे बदलाव के लिए। इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया, मुझे भी सिखाया होगा, लंदन में बैठ के आपको भी सिखाया होगा। क्या चीजें जरूरी हैं हमारी जिंदगी में, क्या वैल्यूज जरूरी है हमारी जिंदगी में। मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे जो हम दौड़ते रहते थे हमेशा, अब समझ में आ रहा है कि अब तो कपड़े ही इतने काम नहीं आ रहे घर में बैठकर। कौन रिश्ते, इतने लोगों से हम नेटवर्किंग करके इतने रिश्ते फैला लेते हैं, लेकिन लॉकडाउन में अगर आप सोचेंगे कि आपने किन 10 लोगों को याद किया, तो मतलब आप लिटरली उंगलियों पे गिन पाएंगे जिनसे आप संपर्क में रहे या जिनसे आपका बात करने का मन हुआ। या हो सकता है कोई ऐसा याद आ गया हो जिससे आपने सालों से बात ना की हो। तो बहुत सारी चीजें बदली हैं। हम लोगों को बदलना पड़ा प्रोफेशनली अगर कहें तो। अब जिंदगी विद ऋचा का हमने सीजन 4 कुमार विश्वास जी के इंटरव्यू के साथ खत्म किया था और बहुत सक्सेसफुल हुआ था जनवरी में। अब आप देखिए, एक वो कितनी पुरानी कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कि हम सोचते कुछ हैं, हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन अगले पल पर हमारा बस नहीं है। मैं ओशो को बहुत सुनती हूँ, तो एक बार एक ओशो का डिस्कोर्स सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जो आज तक मेरे दिमाग में, कि तुम कहते हो मैं बच्चे को ये बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, तुम्हारी अगली सांस तुम्हारी नाक में आएगी या नहीं तुमको ये भी नहीं पता है। लेकिन ओनरशिप तुम्हें पूरी दुनिया की लेनी होती है। वो पेरेंटिंग पर था वो डिस्कोर्स, बड़ा खूबसूरत। अब आप सोचिए ना, आपके कुछ प्लान्स रहे होंगे मार्च अप्रैल मई के लिए। हो सकता है आपको इंडिया घूमने आना हो, ठीक है, हो सकता है किसी को लंदन घूमने जाना हो, किसी का नया बिजनेस शुरू होने वाला हो। हमें सीजन 5 की शुरुआत करनी थी, हमने अपनी स्टोरीज निकाल रहे, सब खत्म हो गया। एवरीथिंग इज एट स्टैंड स्टिल। सबके प्लान्स खत्म हो गए। जो मजदूरों पर बीत रही है वो तो आप खैर छोड़ ही दीजिए, लेकिन हमारे आपके सबके प्लान। तो हमने अपना कंटेंट रिवैम्प किया। 2 खास प्लेलिस्ट हमने जिंदगी विद ऋचा में, अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए चैनल पर। हमने 2 काम किए। मैंने एक शुरू किया, किसी ने, एक रजनी सेन है, उन्होंने मुझे आइडिया दिया। हमने कहा हम बहुत सारे काम ऐसे करें जो हम बचपन में किया करते थे। हमने अष्टाचंगा खेला अपने घर में, लूडो खेला। एक काम करते थे हम बचपन में, चिट्ठियां लिखते थे बहुत अपने घर के बड़े लोगों को, दोस्तों को। तो मैंने अपने व्यूअर्स से कहा कि चलो चिट्ठी लिखते हैं, खत लिखते हैं, कोई बात दिल में है,
राहुल जी आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी खूबसूरत चिट्ठियां आ रही है ना, मैं सारी पढ़ नहीं पा रही हूँ, हम लोग बस सिलेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा वैरायटी रहे। अगर माँ के ऊपर आ गई 4 तो हम माँ वाली हमने 2 पढ़ी, कोई दोस्त की पढ़ी। इतने प्यारे इमोशंस लोग निकाल के ला रहे हैं। और एक चीज मैं भी आपके प्लेटफॉर्म पे पहली बार बता रही हूँ, क्योंकि अभी हमने अपने पे रिवील नहीं किया है। एक मैंने स्टूडेंट की चिट्ठी पढ़ी थी, जिसने अपनी मैम के लिए लिखी थी, टीचर के लिए। और उसने कहा मैंने 9 साल से मैं मैम से नहीं मिली हूँ, तो मुझे पता नहीं कि वो है भी या नहीं अब। आपको पता है उस लॉकडाउन लेटर को जब मैंने पढ़ा, तो वो मैम और वो स्टूडेंट मिल गए, उनका कॉन्टैक्ट हो गया। तो क्या बात। हाँ जी। तो एक तो ये लॉकडाउन लेटर्स हम पढ़ रहे हैं, बड़े लोग अपनी नानी दादी को चिट्ठियां लिख रहे हैं, फैमिली को लिख रहे हैं। और दूसरा मैंने शुरू किया है एक्सप्रेशंस, कि कुछ लोग जो होते हैं ना हमारे आसपास भी क्रिएटिव लोग बहुत होते हैं, जिनको लिखने का कोई शौक हो, तो वो अगर इस समय लॉकडाउन के टाइम कुछ लिख रहे हैं, तो एक छोटा सा अपना वीडियो बना के वो मुझे भेजते हैं, मैं थोड़ा एडिट करती हूँ उसको अच्छे से, और उसको हम डाल रहे हैं। तो ये 2 प्लेलिस्ट, अगेन एज आई सेड, लॉकडाउन ने हमें सिखाया कि आपको, अगर आप क्रिएटिव पर्सन है या आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो आपको किसी भी चैलेंज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अब सीजन 5 नहीं आ पा रहा है, तो कुछ तो करना है, चैनल को तो जिंदा रखना है, तो हम ये कर रहे हैं। सही बात। तो मतलब जो भी मेहनती लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, और जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे मेहनत की है, वो कैसे भी करके अपना रास्ता बना ही लेते हैं, अड़चने कितनी भी आए। तो ये 50-60 दिन भी भारी अड़चन वाले रहे होंगे, आई एम 100% श्योर। पारिवारिक तौर पे आपने इसको किस तरीके से मैनेज किया? आप बहुत बिजी रहने वाली महिला हैं, आप मतलब काफी आपके दूसरे भी सामाजिक और दूसरे कार्यक्रम भी चलते रहते हैं, कहीं आप एनजीओज भी रन करती हैं। काफी लोगों को शायद मालूम नहीं है कि एनजीओज के अलावा भी जिस तरीके से आप काम करती हैं, मैंने कहीं सुना था शायद कि एक बाद में तो वो काफी ट्रेंड बन गया, पर आपने काफी पहले अपनी बिल्डिंग में 50 थाली कटोरी ग्लास का, स्टील का सेट बना के रख लिया था, और अपनी बिल्डिंग के लोगों को आप एनकरेज करती थी कि वो कुछ भी इस तरीके का सामान, डिस्पोजेबल आइटम्स न खरीदे जिससे एनवायरनमेंट को दिक्कत हो, और आप खुद वो देती थी उनको, और उनको एनकरेज करती थी कि आप जब भी आपके यहाँ पार्टी हो या कुछ भी फंक्शन हो, तो आप मेरे यहाँ से ये सेट्स लेके जाए। तो ये किस तरीके से रहा आपका पर्सनल लेवल पे? इसमें ना मैं एक बात कहूंगी राहुल जी, आज भी मैं एक जगह एक स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, तो उन बच्चों ने कहा कि ये सवाल हम सबसे पूछते ही हैं कि आपने सबसे ज्यादा किसी से क्या सीखा, या योर आइडियल है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ राहुल जी, 2002 तक मैंने हार्ड न्यूज पढ़ी, घंटों प्राइम टाइम न्यूज एंकर थी मैं, सब कुछ था। 2002 में तो स्टार्ट हुआ था, 2007 तक। 2007 में जिंदगी लाइव स्टार्ट हुआ, और 2007 से लेके अब 20 आ गया है। लगातार चाहे जिंदगी लाइव हो, अलग अलग अवतार हुए, जिंदगी लाइव रिटर्न्स आया फिर ईटीवी पर, और अब जिंदगी त्रिछा है। मैंने ज्यादातर मोटिवेशनल स्टोरीज ही की, सेलिब्रिटीज हमने बहुत कम किए, लेकिन सेलिब्रिटीज ही वो किए जिनकी जिंदगी में, जैसे मालिनी अवस्थी हुई, कुमार विश्वास हुए, दीपक डोबरियाल हुए, राजू हिरानी, माधवन। हमने उन स्टार्स या उन सेलिब्रिटीज से बात की जिनकी जिंदगी कहीं बहुत नीचे से शुरू होकर उन्होंने मेहनत करी है। नीचे से शुरू होकर। हाँ, तो मैंने हर एक से कुछ ना कुछ सीखा। मैं आज भी अपने गेस्ट से सीखती हूँ। तो मैं एक रेडियो शो करती हूँ वीकेंड पर, जिसका नाम है बिग हीरोज। अब बिग हीरो नाम से ही पता चलता है कि समाज के लिए, मतलब इतनी अमेजिंग स्टोरीज होती है राहुल जी, उनको सुनकर लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर रहे समाज के लिए। सीरियसली, अब मुझे कोई लगता है, कोई कहता है ना आप कुछ, तो मुझे सीरियसली नहीं लगता, क्योंकि मैं इतने अद्भुत लोगों से मिलती हूँ जिनके पास खुद का कुछ बहुत नॉर्मल नौकरियां कर रहे हैं, 15-20 हजार, लेकिन वो जाके रोज स्लम्स में झुग्गियों के बच्चों को कोई पढ़ा रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है। तो ऐसी एक लेडी गुड़गांव से मेरे शो पर आई थी, जिनका ये स्टील बर्तन का बैंक था। उनसे बात करते करते पता नहीं क्या हुआ, मैं इतनी इंस्पायर हुई, मैंने उस इंटरव्यू के आखिर में कहा कि उनका नाम समीरा सतीजा जी है। मैंने कहा समीरा जी, मैं अब बस घर जाकर ये बर्तन खरीदूंगी, और अपनी सोसाइटी में, मतलब कम से कम जितने भी हमारे 1000 जितने फ्लैट्स होंगे, उनके लिए आई विल इंश्योर कि लोग डिस्पोजेबल्स डालें, क्योंकि उन्होंने पूरा समझाया कि आप डिस्पोजेबल में गर्म खाना डालते हैं तो बच्चों को नुकसान होता है। तो मैंने किया, प्लेट्स लाके सब रख दी, हमारी टीम कोऑर्डिनेट करती है, किसी के यहाँ बच्चे की पार्टी वार्टी होती है। अब आप यकीन करेंगे राहुल जी, अब जब ये लॉकडाउन आया, तो ये हुआ सोसाइटी में, आरडब्ल्यूए ने डिसाइड किया कि कुछ स्टाफ को हम सोसाइटी में ही रखेंगे, ताकि वो बाहर ना जाए, अपने जो यहाँ गांव है वहां से कोरोना फैलने का खतरा रहेगा। तो कुछ गार्ड्स, कुछ एक सेक्शन ऑफ, उनको यहीं रखा जाएगा और यहीं खाना खिलाया जाएगा। आप सोचिए 1.5-2 महीने में कितना डिस्पोजेबल इकट्ठा हो जाता। मेरे पास मैसेज आया कि आपके 50 सेट हैं और लगभग इतना ही स्टाफ खाना खाएगा, तो हम ले लें। मैंने कहा जी, मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी। तो उस दिन ग्रुप में मैसेज आया हमारी सोसाइटी के आरडब्ल्यूए का कि इस पूरे में कितनी मील्स, उन्होंने कुछ लिखा कि इतनी मील्स ये स्टील के बर्तनों में गई हैं, जिसकी वजह से आप अंदाजा कीजिए कि डिस्पोजेबल सोसाइटी से वेस्ट, गार्बेज नहीं निकला। तो वो कौन सा आपका काम कहाँ जाकर यूज हो जाता है। तो हमारा पूरा स्टाफ उसमें,
मेरे यहाँ जब गणपति बैठते हैं 5 दिन, तो हर दिन 40-50 लोग खाना खाते हैं। तो जब से मैंने वो स्टील की प्लेटें रखी है, मैं उसी में अपने मेहमानों को खाना खिलाती हूँ। कोई महंगी क्रॉकरी और या डिस्पोजेबल्स कुछ नहीं, स्टील के बर्तन। एक बहुत छोटा-सा इनिशिएटिव है, पर उसका महत्व कितना है आप ये समझ सकते हैं, और इससे किसी का भी व्यक्तित्व रिफ्लेक्ट होता है, हाँ, जो हम हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत मुखर हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे बड़ी-बड़ी बातें कर सकते हैं, पर आप ग्राउंड लेवल पे एक छोटा-सा भी प्रयास करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो शायद हमको ये आपसे सीखने की आवश्यकता है कि बहुत अच्छी बात है कि आप मुखर हो, आप सोशल मीडिया पे लिखें, आप ये भी करें, पर ग्राउंड लेवल पे आप एक्चुअल क्या डिफरेंस पैदा करते हैं आई मीन टू से समाज प्रैक्टिस के व्हाट यू लिए। प्रीच। प्रैक्टिस मैं बहुत डेफिनेटली। लोगों को देख रही हूँ कि लोग ना, अच्छा कुछ लोगों को आप पर्सनली जानते भी हैं, वो बड़ा लिख रहे हैं कि ये गरीबों के साथ ऐसा हो रहा है, वो रहा है। और कुछ को, आई एम सॉरी टू से राहुल जी, बट जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, मुझे पता है कि वो पर्सनल लाइफ में अपने से नीचे काम करने वाले को कैसा ट्रीट करते हैं। तो सही बात। अच्छा लगता है सोशल मीडिया पे बड़ी-बड़ी बातें करना, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में उसको प्रैक्टिस कर पा रहे हैं या नहीं, वो ज़्यादा मेरे, जैसे अब मैं बहुत लोगों के इंटरव्यू किया जो पेड़ लगाते हैं, तो पिछले कुछ सालों पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बर्थडे पे, हम केक काटते हैं, एक मोमबत्ती बढ़ाते हैं कि मैं 15 साल की हूँ तो 16 मोमबत्ती, मैं एक पेड़ ज़्यादा, मतलब दिस ईयर आई एम टर्निंग 45, सो आई प्लांट 46 ट्रीज़। मेरी बेटी पिछले साल 19 साल की हुई तो हमने 20 पेड़ लगाए। तो हम साल में 3 बार, और मेरी भतीजी के बर्थडे पे 3 बार ऐसे पेड़ लगाते हैं। और अब ये शुरू किया है कि होली, दिवाली, 26 जनवरी, 15 अगस्त कोशिश की जाए कि हर ओकेजन पे पेड़ लगाएं। तो अब ये कहाँ से सीखा? किसी ने, मेरे गेस्ट से, जिनकी मैं इंटरव्यूज करती हूँ और जो पर्यावरण के लिए कुछ कर रहे हैं, कहीं मुझे से लगता है कहीं से एक, प्रेरणा आई है। हाँ, एक पीपल बाबा है, उनसे मैं जुड़ी, तो मैं पीपल बाबा से कहा कि अब मैं अपने ओकेजन्स पे आके आपके साथ पेड़ लगाऊंगी। पेड़ सो आई लगाए। थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सिर्फ इंटरव्यू करके छोड़ देने से अच्छा है उनसे कुछ सीख लो। सीख भी लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे अच्छी बात मैं जोड़ दूं, आपने शायद जो बोला है कि आप हर साल अपने जन्मदिन पे या अपनी बेटी या अपनी भतीजी के जन्मदिन पे एक पेड़ ज्यादा लगाती हैं जितनी भी उम्र हुई होती है उससे। और उसके बाद एक और चीज आप शायद बताना भूल गई, जो हमने रिसर्च की है, दिव्यांश की टीम ने रिसर्च किया है, फिर आप उन पेड़ों का ध्यान भी रखती हैं एक ऐप के थ्रू कि वो किस हाँ। तरीके से, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ लगा के भूल गई हैं आप ये भी ध्यान रखती हैं कि वो पेड़ ठीक तरीके से बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो ये एक बहुत ही मतलब प्रेरणादायी बातें हैं, जो बहुत छोटी बातें हैं, बट अगेन जो मैं बात बोल रहा हूँ कि ये किसी भी एक सफल सेलिब्रिटी के पीछे जो एक व्यक्तित्व होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आप ऐसी कुछ अच्छी बात बताएं तो ये भी बताएं, तो पूरी बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप किस हद तक इसको मैनेज करती है। ऋचा जी, ये तो बात हुई आपकी एकदम पर्सनल, जो आप इस तरीके के काम करती हैं, पर हमने सुना है कि इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर रही हैं। खासकर कुछ एनजीओ आप रन करती हैं, एक आयोना डिजिटल करके है, शायद इस आज के दौर में उसकी उपयोगिता और महत्ता और ज्यादा बढ़ गई है। कुछ थोड़ा आप बताना चाहेंगे आयोना के बारे में? जी, मेरे 2 इनिशिएटिव्स हैं। एक तो मेरी लाडली करके, क्योंकि मुझे हमेशा हाँ। से गर्ल चाइल्ड का इश्यू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और जब मेरी बेटी होने वाली थी, मैंने 2000 तक, मतलब कि अभी तक कई बार आप देखते हैं कि बेटी होने मतलब बेटी हो किसी के यहाँ तो लोगों का क्या एटीट्यूड होता है, और बेटा तो आज भी मुझे कई बार लगता है कि ये हम मतलब किस समाज में जी रहे हैं जहाँ आज भी ये भेदभाव होता है। तो तब मुझे हमेशा से था कि मुझे बेटियों के लिए कुछ करना है। तो मेरी लाडली अभी बहुत छोटा-सा कुछ भी, मतलब मैं अपना ही पॉकेट मनी, अपने दोस्तों से पैसे लेके थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं। तो कुछ बच्चियाँ हम्म। जहाँ आस-पास जहाँ भी पता चलती हैं कि कोई बच्ची पढ़ना चाहती है लेकिन पैसे नहीं है, तो हम उसका स्कूल में एनरोलमेंट करा देते हैं। मतलब अभी बहुत वो इन्फॉर्मल सेटअप पे चल रहा है। कोई ऐसा नहीं कि हमने हज़ारों ज़िंदगियाँ बदल दी, लेकिन हाँ, एक-एक बच्ची को पकड़ के कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कोशिश मैं कर आपको रहे एक हैं। बहुत खूबसूरत इंसिडेंट हुआ मेरी लाडली के साथ, वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। लॉकडाउन से जस्ट पहले की बात है। हम अपने घर में काम करने के लिए लड़की ढूँढ रहे थे, तो जैसे ग्रुप में डाल देते हैं कि भाई कोई चाहिए लड़की। तो एक लेडी आई, उसने कहा मेरी बेटी को रख लीजिए। अब मैंने जब बेटी की तरफ नज़र डाली, तो राहुल जी, मैं एक चीज़ आपके व्यूअर्स को ज़रूर बोलना चाहूँगी। चाइल्ड लेबर, अगर अपने घर में भी कम उम्र की बच्चियों को काम पे रखते हैं, बच्चियों को, तो वो बहुत गलत है। ये भी मैंने अपने एक गेस्ट से ही सुना था, तब तब से मैंने इसको बिल्कुल गाँठ बाँध ली। और दुबली-पतली सी बच्ची थी, तो मैंने कहा, मैं बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? तो उसने शायद 15 साल जो भी बोला होगा। तो मैंने कहा, मैं तो नहीं रखूँगी इतने छोटे बच्चे को, मैं नहीं रखती, मैं काम करा ही नहीं पाऊँगी तुमसे। तो मैंने उसकी माँ से कहा, मैंने कहा देखो, मैं तो नहीं रखूँगी, लेकिन तुम कहीं और चली जाओगी, कोई और इसको रख लेगा। हो सकता है वो परिवार बहुत अच्छा ना हो, कोई उसको तंग करे, इतनी छोटी बच्ची से क्यों काम करा रही हो? हाँ। तो वो लेडी रोने लगी। हम्म। उसने कहा मेरे हस्बैंड गुजर गए हैं, 5 बच्चियाँ हैं, ये सबसे बड़ी है, मैं कैसे खर्चा चलाऊँ, तो बच्चे को काम पे लगाना पड़ रहा है।
तो मैं उस बच्ची की तरफ मुड़ी, मैंने कहा तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करता? तो वो दोनों ही लिटरली मतलब दोनों की आंखों में आंसू थे, बोले मैडम ये पढ़ रही थी अभी 8th तक या 7th तक जो भी पढ़ी है, अब बस जब अप्रैल में सेशन आगे होता तो मैं इसकी पढ़ाई बंद कराने जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं इसको काम कर, ये मार्च की बात है, मैं आपसे लॉकडाउन से पहले की। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इसको काम पे तो नहीं रखूंगी, अगर मैं अपने एनजीओ से इसकी पढ़ाई का खर्चा दूं तो क्या तुम मुझे वादा करती हो कि तुम इसको काम पे नहीं लगाओगी? फिर तो वो जो दोनों रोई है ना राहुल जी, मैं आज तक मतलब मुझे इतना वो हुआ, और मैंने कहा कुछ अच्छा करो, कुछ मैं डॉक्टर इंजीनियर बन सकती हूँ पढ़ लिख के, तो माँ बोली मैडम आपको क्या बताएं, इसको तो एक्टर बनने का सपना है, लेकिन परिवार की मजबूरियों से इसको। तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा ठीक है तुम्हारी 5 बेटियां हैं, 2 बेटियों की पढ़ाई का खर्चा मेरी लाडली से हम करेंगे, 3 का तुम करो, क्योंकि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट में भी रहनी चाहिए। मैंने कहा ये 2 बेटियों को तुम काम पे नहीं लगाओगी, तुम्हारी दोनों जो बड़ी बेटियां हैं जिनका पढ़ाई का खर्चा ज्यादा होगा वो हम उठाएंगे। उसके तुरंत 2-3 दिन बाद ये सब हो गया, लॉकडाउन वगैरह, बट हमारी टीम उनके टच में है, जैसे ही वापस स्कूल खुलेंगे सब कुछ होगा, वी विल टेक केयर ऑफ दोस 2 गर्ल्स। तो हम मेरी लाडली से इसे बस 1-1 2-2 ही कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि उससे ज्यादा हमारे पास पैसे नहीं है। जो आपने अयोना कहा, अयोना नाम आयशा और मेरी भतीजी सियोना से, मेरी बेटी आयशा और सियोना से मिला के, उसमें हम लोग एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विच अगेन नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। हम नाम रखा है जमघट। याद है हम लोग छोटे थे तो जमघट बोलते थे कि क्या, यू नो, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस, जमघट चैट फॉर चेंज। तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को हम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के स्कूलों में ले जा रहे हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है, कुछ फाउंडेशंस हैं, कुछ एनजीओ हैं जो स्कूल तो चला रहे हैं। अब आप होता, मेरे एक गेस्ट ने कहा था, उसकी बात मुझे दिल को छू गई थी। उसने कहा रिचा, किसी बच्ची का घर में अगर बाल यौन शोषण हो रहा हो, उसको तुम कितना मैथ और इंग्लिश पढ़ा लोगी? उस बच्ची को, और उस बच्ची को काउंसलिंग की जरूरत है, उस बच्ची को मोटिवेशन की जरूरत है, उसको कोई बताने वाला चाहिए कि तुम जिंदगी में कुछ कर सकती हो। तो वहां से मेरे दिमाग में ये बात थी। तो चूंकि जिंदगी लाइव करते करते मेरा एक नेटवर्क बना है जहाँ बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं, कि मैं उनसे कहती हूँ कि भाई मेरे लिए एक स्कूल में चल के प्लीज अच्छे से बच्चों से इंटरेक्ट करो, तो कोई मना नहीं करता। तो चाहे वो मेरे कोलीग खुराफाती नितिन हो, बहुत बहुत अच्छे लोग, इल्मा हमारी गेस्ट है, तो सबको मैं एक बार करके स्कूल ले जाती हूँ। एक सारा कश्यप है जो बाइकर है, इंडिया की पहली वुमन बाइकर है, जिन्होंने रेड द हिमालय उन्होंने रैली पूरी की थी। तो मेरे कहने पे वो एक स्कूल में गई, और ये लोग वहां जाके बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट है जमघट चैट फॉर चेंज। इसको मुझे लगता है कि इसकी जरूरत लॉकडाउन के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत ट्रॉमा से इस समय गुजर रहे होंगे, जिनके घरों में माओ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही होगी, या अब किसी के पापा की नौकरियां चली जाएंगी, बहुत बच्चों की पढ़ाई छूट जाएगी। तो मेरा बहुत मन है कि जब हम इस संकट काल से निकले राहुल जी, तो मैं उन बच्चों के लिए कुछ कर पाऊं जमघट के थ्रू। क्या कर पाते हैं, देखते हैं क्या होता है। काम सब गैर जरूरी जो सब करते हैं, और आप कुछ नहीं करती, गजब करती हैं। राहत इंदौरी जी का ये शेर आप पे एकदम पूरी तरीके से लागू होता है। और इंदौर से ही नाता रखते हैं, तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था उनका ये शेर पढ़ने का आपके लिए। बहुत बहुत खूबसूरत ऋचा जी, बहुत खूबसूरत। मतलब इतना अच्छा लग रहा है आपकी ये सब छोटी छोटी बातें सुन के, और मतलब अनजाने में ही अगर आप इन चीजों को ध्यान दे तो हम बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। अब एक निजी तौर पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, मेरी लाडली और आयोना, और इसके थ्रू जो आप गर्ल चाइल्ड के लिए खासकर जो काम कर रही हैं, मैं यहाँ लंदन में रहता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस तरीके के किसी अच्छे प्रोजेक्ट में भागीदार बने और हेल्प करें, बट उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो ऐसा कुछ करिएगा भविष्य में कि सही लोग कनेक्ट और जो करने की इच्छा रखते हैं वो आपके थ्रू सही। अब मैं सहयोग मांगूंगी प्लीज प्लीज, क्योंकि काफी रिक्वेस्ट आती है। हम लोग, हमारे हाथ इसलिए बन जाते हैं कि हमें मालूम नहीं कि यहाँ से हम कुछ भी भेजेंगे तरीके से होगा, तो मतलब इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं होगी कि हम हमारे देश या हमारी सोसाइटी को वापस कुछ पे बैक कर सकें। एक्चुअली क्या हो रहा है ना राहुल जी, हम लोग एकेडमिक्स पे तो ध्यान दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर पढ़ा रहे हैं तो इतना जुवेनाइल क्राइम क्यों बढ़ रहा है, इतना नशे की लत क्यों बढ़ रही है? हमें उन बच्चों की वो हैंड होल्डिंग करना बहुत जरूरी है, जो हम रियलाइज ही नहीं कर रहे। बहुत बच्चों के साथ शोषण हो रही है। कैलाश सत्यार्थी जी कितनी बात करते हैं बाल यौन शोषण की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही है। ये मैंने कैलाश जी से जब सुना था, मैं एकदम सदमे में आ जानने की जरूरत है। इन बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देना होगा कि अगर ये रिक्शे वाले का बेटा था और ये आईएएस बन सकता है, तो तुम भी बन सकते हो। उसके लिए जरूरत क्या है कि मैं वो रिक्शे वाले का बेटा जो आईएएस बन गया, उसको बच्चों तक लेके जाऊं।
तो मैं एक तरह से ना सेतु का काम कर रही हूँ, बस एक ब्रिज है, क्योंकि वो लोग मुझे मना नहीं करते हैं ज्यादातर लोग, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप स्कूल में चलिए। सो आई थिंक दैट्स जस्ट द बीइंग अ सही मीडियम। बात है। आपने बात की कि आप क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपके वर्क फ्रंट की थोड़ा सा बात करूं तो लगभग 2001 या 2 से लेके आज तक पिछले 18-20 वर्षों में आपने बहुत ही नामचीन लोग, प्रसिद्ध लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। एट द सेम टाइम मतलब मैं आपके लिए जब भी दिव्यांश से बात करता हूँ यही बोलता हूँ कि आपकी रेंज है वो बहुत एक्सट्रीम है। इस साइड आप बहुत ही टॉप लोगों के साथ इंटरव्यू ले रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और अगेन अगर इधर जाएंगे नीचे की तरफ तो आप ऐसे लोगों से बात कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों के इंटरव्यू कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिनको कोई नहीं जानता पर उनका काम बहुत अच्छा है। लाइक माई हीरोज जो आपका प्रोग्राम है वो एक इसका बहुत जीता जागता उदाहरण है। जिंदगी विद रिचा में आप ऐसी ऐसी कहानियां और ऐसे ऐसे किरदार ढूंढ के लाते हैं सच्चे, जो समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकते हैं। कोई एक ऐसा शख्स जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो ओह इस माय दौरान? गॉड, ये तो एक मतलब किताब लिख सकती हूँ मैं। आज भी जो मैं बार-बार कह रही हूँ ना कि सुबह जो बच्चों से मैं बात कर रही थी, राहुल जी हर शख्स आपको सिखाता है, हर शख्स सिखाता है, लेकिन एक कहानी मैं रिपीटेडली आई थिंक पता नहीं मैं कई बार बोल चुकी हूँ, हर गेस्ट से वैसे मैंने सीखा है। नीलम कटारा जी, जिनके बेटे नीतीश कटारा बहुत हाँ, बहुत नीतीश कटारा सुर्खियों में जी। रहा था हत्याकांड, कितना लंबा संघर्ष उस महिला का रहा, कभी लेकिन उनकी ऊंची आवाज, हमने उन्हें कभी अग्रेसिव नहीं, आप कोई भी टीवी की उनकी साउंड बाइट निकाल के देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि नीलम जी कहीं चीख रहे हैं, वो बार बार जी, कहती जी। थी मेरी न्याय व्यवस्था में मेरा भरोसा है, मैं बड़ी ऐसे सौम्यता मतलब के साथ। बहुत सौम्य। तो वो मेरे लिए इतनी आदर्श, और जब वो 2007 या 8 की बात होगी, जिंदगी लाइव में आई थी, तब हम लोगों ने एक शो किया था ऐसे लोगों के ऊपर हु हैव बीन फाइटिंग अ लॉन्ग केस, यू नो फाइट फॉर जस्टिस उनकी बहुत लंबी रही है। उसमें नीलम कृष्णमूर्ति जी भी थी, जिनके 2 बच्चे उपहार कांड में डेथ हो गई थी बच्चों की, डेथ हो मतलब गई बहुत थी। दुखद जिंदगियां हैं। तो नीलम कटारा जी से मैंने पूछा था कि नीलम जी आप कभी कहती होंगी व्हाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, पहले बेटा गया, फिर हस्बैंड की डेथ हो गई उसी सदमे में, अब आप और आपका बस एक बेटा बचा है। राहुल जी उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जब मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां खुशियां थी तब मैंने कभी व्हाई मी नहीं कहा, तो भगवान मुझे ही क्यों इतनी खुशियां दे रहे हो, अब मुझे क्या अधिकार है सही व्हाई में। मी की, तो जब सुख था तब सुख था, अब दुख है तो दुख है। दुख है, दुख तो है, ऐसे दुख ना है। छोटी छोटी बातें, एक लेडी बहुत, हमने एक लेडीज के ऊपर थोड़ा डिफरेंट नौकरियां प्रोफेशंस के ऊपर किया था। अब आप सोचिए उसी एपिसोड में एक बड़ी स्मार्ट मुंबई की लड़की आती है जो बारटेंडर है, जो फ्लेयर बारटेंडिंग करती है, वो यू नो बॉटल्स को हवा में उड़ाना, आग लगाना, और उसी एपिसोड में एक लेडी आती है जो बाउंसर है, बाउंसर भी अच्छा, अच्छा, चंडीगढ़ में। अब बाउंसर का अच्छा। अब लंबी चौड़ी मतलब पर्सनालिटी, अब आप सोचिए लेकिन बाउंसर का काम शुरू कब होता है, उसकी तो नौकरी शुरू ही रात 8-9 बजे होती है रात 8 बजे ना, होती है। किसी किसी बार में कहीं डिस्क में उसकी जॉब होती है। तो मुझे अपना शेड्यूल बता रही थी कि मैं सुबह 6 बजे तो नौकरी से आती हूँ, फिर फटाफट बच्चों को उठाया, नाश्ता करके उनको स्कूल भेजा, खाना-वाना बना के थोड़ा 2-4 घंटे सोती हूँ, बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चों के साथ और शाम को अपनी ड्यूटी पे निकल जाती हूँ। तो मैंने उनसे ऑफिस। पूछा, मैंने कहा आप रात में जाती हैं तो आस-पड़ोस में कैरेक्टर असैसिनेशन होता होगा, लोग बदनाम भी करते होंगे। तो उसने, उसकी आँखों में सही आँसू आ बात। गए, उसने कहा मैम बहुत होता है, लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ जा रही क्या है। फिर उसने एक चीज़ कही, उसने कहा लेकिन मैम किसी ने ना मेरे घर में राशन नहीं रख देना है। वो एकदम पंजाबी स्टाइल में बोली, मेरे घर पंजाबी में राशन नहीं हरियाणवी रखना स्टाइल है। का। सही बात और है। वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी राहुल जी, कि हम लोग पूरी जिंदगी इसमें लगा देते हैं कि ये मेरे बारे में क्या कह रहा क्या है, वो सोच रहा मेरे हूँ। बारे में क्या, वो ना वो बात मेरे दिमाग में रह गई। अब कोई मुझे कुछ कहता है, हम कुछ, मैं कहती हूँ ठीक है, किसी को मेरे घर में राशन नहीं रख देना है। सही बात है। व्हिच मीन्स कोई आपकी लाइफ नहीं चला रहा, आपकी रोजी रोटी आप कमा रहे हैं, आप ही यू हैव अ कमा रहे राइट हैं। टू लिव योर लाइफ। और एक तीसरी मैं आपको सबसे रीसेंट अभी बताऊंगी, जिंदगी लाइव रिटर्न्स में हमने एसिड अटैक पे बहुत बार इशू उठाया। अब तो हाँ, फिल्म बनी तो लोगों ने समझ लिया राहुल जी, हम तो कब से एसिड अटैक आप वालों की कर कब कहानी। से कर रहे हैं। सही बात है। तो अभी जब लास्ट हमने किया है तो उसमें एक बच्ची आई थी बॉम्बे से, और उसने एक ऐसी दर्दनाक बात बताई ना मुझे कि मेरे होश उड़ गए, अपने समाज पे विश्वास उठ जाता है। वो बच्ची जाता है। अपनी माँ की गोदी में थी, न्यूबॉर्न, हम्म। और फादर ने माँ के ऊपर एसिड फेंका था। माय गॉड। तो माँ की डेथ हो गई और ये बच्ची का पूरा चेहरा झुलस गया। अब आप सोचिए, जैसे कई बार तो हम ये कह देते हैं ना, ये लक्ष्मी ऐसी दिखती थी, ऐसी हो गई। उस बच्ची को तो पता ही नहीं है कि उसको ईश्वर ने क्या चेहरा दिया था। पिता जेल चला गया, माँ मर गई, आधी बचपन पहले इसका अस्पताल में बीता, फिर उसको किसी ऑर्फनेज में दे दिया गया। वहां पढ़ लिख हम्म। के वो लड़की नौकरी करती है, और नौकरी करती है, और एक ऑफिस में कुछ लोग एचआर वालों को चिट्ठी लिखते हैं
कि हमारे जिंदगी में पहले ही क्या कम प्रॉब्लम है, ऑफिस आके ये जला हुआ चेहरा देखना पड़ता है, ये तो बड़ा ट्रॉमेटिक है। आप सोचिए। माय गॉड। और एचआर उसको नौकरी से निकाल देता है। मुझे लगता है उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए था जिन्होंने ऐसी बात इन्होंने इस कही। तरीके की दरखास्त की थी। मैं आज भी याद करती हूँ ना, मेरा दिल घबरा जाता है। और वो ऐसी बोली कहती है, मेट्रो में लोकल में जाते हैं तो लोग मुंह फेर लेते हैं। तो मैंने उससे कहा कि बुरा लगता होगा। उसने पता राहुल जी क्या कहा? मैंने कहा कि तुम्हें लगता होगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बोली, मैं ये छोटी छोटी बातों को सोच के परेशान होंगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगी? वाह। आप सोचिए। और ये जो लोग हैं ना, ये मेरे टीचर्स हैं। मैं गुरु पूर्णिमा में कई बार ये सोचती हूँ कि कितने लोगों ने सिखाया राहुल जी। हम कितनी छोटी छोटी बातों में परेशान होते हैं। वो लड़की जिसका चेहरा झुलसा हुआ है, वो कह रही मैम ये छोटी छोटी बातों को लेके परेशान होंगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगी? और हम रुक जाते हैं आगे बढ़ने से, जाते हैं, सही है ना? बात है। तो ऐसे, ये तो मैंने आपको 3 कहानियां बताई। अब आप सोचिए 2007 से मैं जिंदगी लाइव कर रही हूँ जिंदगी से जुड़ी कहानियां 13 साल हो गए। आप सोचिए मैंने कितने गुरु ऐसे बनाए होंगे। सही बात है। तो अगर वापस से राहत इंदौरी जी का ही एक शेर मुझे याद आता है, आपके आपके इस तरीके से काम करने की अदा पे। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, आप चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। क्या बात। मतलब आपने एक से एक नामचीन लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, इधर एक्सट्रीम हाईएस्ट लेवल के बड़े बड़े फेमस लोगों के भी, और ऐसे लोगों के भी जो वाकई प्रेरणा स्रोत है समाज के लिए, पर उन्हें कोई नहीं जानता। जब आप उनका इंटरव्यू करती हैं, जब आप उनसे बात करती हैं, तो दोनों से वही सहजता, वही अपनापन और उसी सम्मान से बात कर रही होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो रिफ्लेक्ट होती है आपकी पर्सनैलिटी में। और ये हमको बहुत ही सिखाता है कि किस तरीके से आपको जो काम के आधार पे लोगों को सम्मान देना चाहिए कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, ना कि उनके नाम के आधार पे कि वो कितने बड़े हैं, कहाँ से आए या उनका बैकग्राउंड क्या है। मैं तो बोल रही हूँ काम भी बहुत क्या, खूबसूरत। इंसान। आज ही हम लोग जब हाँ, बात करते हैं, आप अगर सेलिब्रिटी से भी इंटरव्यू एक इंसान के तौर पे लेना राहुल जी, तो बहुत अलग अलग बातें निकल कर आती है, ज्यादा क्योंकि वो लाइव भी आ एक इंसान। पाएगा। अब कितने लोगों ने कुमार विश्वास के मेरे इंटरव्यू के लिए कहा, या कई लोगों के लिए, मालिनी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अच्छा तुमने रुला दिया, हम्म, क्योंकि राजू हिरानी ने कहा, बमन ईरानी, मुझसे बहुत लोग ये बात कह चुके हैं कि जो बातें तुमने की वो किसी और ने नहीं पूछी कभी। तो क्योंकि आपको सेलिब्रिटी के बियॉन्ड जाके कॉमन पर्सन को ढूंढना होता है उसके अंदर। उस हर बस हर किसी का अपना संघर्ष रहा होता है, अलग अलग ढंग से हमने सबने किए होते हैं। तो बिल्कुल हम वो भूल जाते हैं, हम बस उसका पैसा, उसका कद, उसका ओहदा, ये सब देखने लगते हैं। और मैं सच कहूँ तो मुझे तो आम लोगों का इंटरव्यू करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मजा आता है। सेलिब्रिटीज के तो सब करते हैं। सेलिब्रिटी का मैं एक इंटरव्यू नहीं करूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। इन लोगों की पर कहानियां दुनिया तक लाना। और मेरा एक मानना है, जो कि सही भी बैठा है, जब मैं इन लोगों की कहानियां करती हूँ ना राहुल जी, जो गरीब बच्चों ने, कोई डॉक्टर बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, ये एक एक कहानी ना लाखों लोगों को, बच्चों को और प्रेरणा देती है। टच कर जाती है। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एक सही सेलिब्रिटी का बात। इंटरव्यू से पता नहीं कितने लोग इंस्पायर होते हैं, लेकिन इन कहानियों से होते हैं। बहुत तो होते हैं। वो एक बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और इसी इसी प्रश्न का एक्सटेंशन दूंगा। कौन सा एक ऐसा शख्सियत थी जिसका इंटरव्यू करना आपके लिए टफेस्ट रहा? कभी तो आया होगा ऐसा। आप मतलब हर इंटरव्यू, हर टास्क एक जैसा नहीं होता। कोई एक ऐसा इंटरव्यू रहा होगा जिसमें आपने फील किया होगा कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत टफ था। टफ वो एक्चुअली टफ, जब बच्चन साहब से पहली बार मिली थी 2004 में, तो वो बहुत बहुत सारे मैं मायनों में ना, मैं यही क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही नाम आएगा। क्योंकि वो सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था। एक तो 2004 2002 में मैं जी ज्वाइन किया था, तो 2 साल 4 भी ठीक मार्च थे। 4 मार्च 2000, 2004। हाँ 4, सबको ये डेट याद हो गई है, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ। 1.5 साल हुए आप इंडस्ट्री में आए हैं, मतलब 1.5-2 साल, तो इतनी सीनियर भी नहीं है आप, कुछ भी नहीं। और कितने भी सीनियर हो जाओ, बच्चन साहब हैं। सही नर्वस बात। थी, बहुत भयानक तरह से नर्वस थी, पूरी रात सोई नहीं थी, मतलब लिटरली। मेरा, मुझे ऐसा लगता है, अब मैं वो इंटरव्यू देखती हूँ ना, मुझे हंसी आती है, मेरी आवाज कांप रही है बहुत, आवाज ठीक से निकल ही नहीं रही। लेकिन उनका बड़प्पन है कि वो मुझे लगातार कंफर्टेबल फील कराते रहे। उन्होंने, और भी कई कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। ओमपुरी साहब का जब एक बार कर रही थी, तो उनको ना समझ में आ जाता है कि घबरा रही है, बच्ची सी है तो सही बात। दे मेक यू फील कंफर्टेबल। आजकल के कई स्टार्स की तरह नहीं है कि वो और आपको इंटिमिडेट कर दें। तो हाँ, बट वो मेरी लाइफ का, क्योंकि वो उस एक इंटरव्यू से मेरी जिंदगी का, बचपन का सपना पूरा हो रहा था।
तो उतना ही बड़ा वो माइलस्टोन भी था मेरी जिंदगी के लिए। मतलब उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई बड़ा सपना नहीं रह गया जब मैंने सब अचीव कर लिया बच्चन से। हाँ, तो मैं बहुत नर्वस थी, बहुत डरी हुई थी। तो उस नजरिए से मुश्किल कह सकते हैं आप, कि मुझे लग रहा था मैं बच्चन साहब के सामने कुछ गलत ना बोल दूं, बस मुझे ये घबराहट लगी। मैं इसी को थोड़ा सा इसका एलाबोरेट आंसर चाहूंगा। वो आखिरी के कुछ घंटे क्या आपकी क्या मनस्थिति रही थी कि एक साधारण सी रीवा में जन्म लेने वाली उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जगह बुंदेलखंड में अपना बचपन बिता के छोटे स्मॉल टाउन से आने वाली लड़की, जिसने संघर्षों के साथ 1997 में अपना करियर चालू किया, और जब वो बच्चन साहब का इंटरव्यू लेने जा रही थी, तो आखिरी कुछ घंटे जो थे वो आपकी मनस्थिति क्या थी एग्जैक्टली? माय गॉड, मतलब आज भी आप देखें तो मतलब मुझे अजीब सी घबराहट सी हो रही, क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी। मैंने कहा पूरी रात हम लोग मनाली में थे, तो उससे एक दिन पहले हमने उनके साथ एक शॉट दिया था। फिल्म में एक शॉट होना था कि जहाँ जर्नलिस्ट उनके साथ खड़े हुए हैं माइक पकड़े हुए, तो एक शॉट दिया था। तो क्या हुआ कि वो सीन है कि बच्चन साहब तेजी से बढ़ रहे हैं आगे, वो शायद कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर या ऐसे कुछ बने और मीडिया उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, कोई शायद आतंकवादी हमला हुआ, ऐसा कुछ सीन था। तो मैं भी अपना माइक लेके जी न्यूज में थी तब मैं, और जब वो शॉट कटा, आपको पता है बच्चन साहब ने मुझे क्या बोला? बी केयरफुल, आप गिरने वाली थी। ओ माय गॉड, मुझे लगा इन्होंने कैसे देख लिया, इतनी भीड़ सब पत्रकारों के साथ चल रही है। और मैं तो बस बच्चन साहब को देख वो खोई हुई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो शख्सियत मेरे सामने खड़ी है जिससे मैं बचपन से मिलना चाहती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, शाम को वहां सब मीडिया वालों के लिए सबके लिए एक पार्टी जैसी थी, इंटरव्यू लेकर आना। तो मैं अच्छा घबराहट ये कि ये अगर सबके सामने मना ना कर दें तो कुछ बेइज्जती ना हो जाएगी, मतलब अजीब सा डर इतनी तरह का। तो वो ना कुर्सी पे बैठे हुए थे, मैं उनके बिल्कुल पास में जाके बैठ गई धीरे से, कि जितने धीरे डांट पड़े उतना अच्छा है। सर मेरा नाम रिचा है, मैं जी न्यूज से आई हूँ। और धड़ एक सांस में ना राहुल जी, मतलब समझ ही। मैंने कहा सर आपका इंटरव्यू लेना है, हाँ आपका इंटरव्यू लेना है सर, आप सुबह 6 बजे बुलाएंगे तो मैं 6 बजे आ जाऊंगी, आप रात 12 बजे में, बस आप मुझे एक इंटरव्यू देते हैं। जैसे बच्चे नहीं घबराए हुए बोल देते। और बच्चन साहब बिल्कुल अपने उसी जो उनका सिग्नेचर ठहराव वाले अंदाज में वो सुन रहे हैं, और मेरी और जान निकली जा रही है। फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा कि इनको कल सुबह का टाइम दे दीजिए। बस आई थिंक उसके बाद से तो मेरी आंख बंद ही नहीं हुई। मैं बार बार अपनी स्क्रिप्ट देखूं, मैं सही लिखा है नहीं लिखा। फिर जैसे थोड़ा देर सोने की कोशिश की, आधा घंटा नींद लगी, फिर उठ गई, फिर अपनी कॉपी देखने लगी कि क्या पूछना है सवाल। तो वो पूरी रात तो मेरी ऐसे ही गुजरी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वाकई मेरा सपना सबसे बड़े महानायक से मुलाकात होने वाली है। बिल्कुल। एक और बहुत दिलचस्प वाकया है केबीसी का, जहाँ पे शायद आपको एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा था, और वो आपके दिल को छू गया जिस तरीके का। उसके बाद बच्चन साहब ने आपसे, वो हमारे दर्शकों को आप कुछ बताना चाहेंगे प्लीज? जी, मैं 2 लोगों का नाम लूंगी यहाँ पे राहुल व्यास जी। जो 2 बहुत बड़े लोगों से मैं बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहा, और उन दोनों के साथ रह के मैंने जाना कि बड़प्पन असलियत में क्या होता है। ना पैसे से होता है, ना स्टेटस से होता है, ना आपकी गाड़ियों से होता है। बच्चन साहब इज वन, जिनको मैं केबीसी पे बहुत मिलने लगी हूँ कई बार। और दूसरा सितारवादक पंडित रविशंकर, उनके बारे में भी मैं, और इन दोनों में ना कुछ बहुत समानताएं हैं। आज अगर पूरी दुनिया हमारा शास्त्रीय संगीत सुन रही है, या हमारे आर्टिस्ट आज पैसा कमा पा रहे हैं बाहर जाके विदेशों में, आप लंदन में रहते हैं, आप देखते होंगे बहुत क्लासिकल म्यूजिशियंस आते हैं। सही बात है। पहली शख्सियत जो उस म्यूजिक को बाहर लेके गई वो पंडित रविशंकर थे। बच्चन साहब के साथ एक चीज है, बच्चन साहब अगर एक IVN 7 में एक बार उन्हें आना था एक इंटरव्यू देने, और आशुतोष हमारे बॉस थे, हम उन्हें और मुझे साथ में इंटरव्यू लेना था। कितने स्टार्स 2-2 घंटे लेट आते देखे मैंने राहुल जी। बच्चन साहब वाज लेट बाय 10 मिनट्स, ठीक है, वो भी क्योंकि नोएडा के एंट्रेंस पे कुछ ट्रैफिक था। उन्होंने पहला कदम रखते ही कहा सॉरी आई एम लेट बाय 10 मिनट्स। और सारी चीजें भूल के ना आपके दिमाग में आता है कि ये सीखना है, इस व्यक्ति से ये सीखना है। तो मुंबई में भी क्या हुआ था, केबीसी के 2 एपिसोड सेम डे शूट होते हैं। जैसे सुबह हुआ एक शूट, फिर 2-3 घंटे का लंच ब्रेक एंड ऑल, उसके बाद एक और शूट होता है। तो सुबह का हो गया, दोपहर में वो एक 3 केस से मेरे पास कोई आए, बोले बच्चन साहब की शायद तबीयत खराब लग रही है, इफ यू डोंट माइंड हम आप कल सुबह की फ्लाइट के चेंज करा के आपकी हम परसों की कर देते हैं, आज दोपहर वाला शूट हमें कल करना पड़ेगा। तो मुझे कुछ लगा नहीं, मुझे इनफैक्ट आई वाज मोर कंसर्न कि सर की तबीयत को क्या हुआ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, भाई किसी को भी नहीं लगेगा, सब कंसर्न है। बात खत्म हो गई। अगले दिन जब शूट हुआ, तो शूट के बाद हम लोग ना
फोटो खिंचवाने हर एक्सपर्ट को भी, गेस्ट को बच्चन साहब के पास ले जाया जाता है। उन्होंने पहली चीज मुझसे कही, ऋचा जी माफी चाहूंगा, आपको मेरी वजह से एक दिन रुकना पड़ गया। और मुझे ऐसा लगा राहुल जी कि मैं रो पड़ूंगी। मैंने कहा सर आपकी तबीयत कैसी है? मतलब ये दिस अमाउंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ह्यूमिलिटी मैंने बहुत कम हुआ है। मैं 2011 से केबीसी कर रही हूँ, पहले हम लोग वहां जाते थे, अब इस पे वीडियो चैट पे होता है। बहुत रेयर हुआ है कि हमसे कहा गया बच्चन साहब लेट हो गए हैं, और जब लेट हुए हैं तो बहुत जेन्युइन कोई रीजन रहा होगा। तो ये चीजें, और जैसे मैंने पंडित रविशंकर के लिए कहा आपसे, एक जरूर मैं सबके साथ ये शेयर करना चाहूंगी। तो गुरुजी का किसी एक इवेंट में दिल्ली में सम्मान होना था। अब आप सोचिए, गुरुजी जब 2012 में उनकी भी डेथ हुई, वाज 92। ये उनका सेंटिनरी ईयर चल रहा है। लंदन में बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था 7 अप्रैल को, जो कैंसिल करना पड़ा। बहुत बड़ा, सारे उनके स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड लंदन में होने वाले थे। तो हम लोग एक इवेंट में गए, गुरुजी का सम्मान हुआ, उसके बाद हम लोग नीचे बैठे थे। कोई आर्टिस्ट एक परफॉर्म करने आया, और वो आर्टिस्ट, मतलब मुझे बहुत म्यूजिक का सेंस नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत म्यूजिशियंस की कंपनी में रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही। तो मुझे लगा अगर मैं ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ तो गुरुजी भी कर ही रहे होंगे, इतने बड़े आर्टिस्ट के सामने थोड़ा म्यूजिक बेसुरा हो जाए, कुछ हो जाए। तो मैंने धीरे से उनसे कहा कि गुरुजी आपका तो सम्मान हो गया, तो अपन को निकलना हो तो निकल सकते हैं। मैंने ऐसे धीरे से उनके कान में कहा। He gave me a life lesson. उन्होंने कहा बेटा, जब कोई कलाकार मंच पर होता है ना तो उठकर नहीं जाते। ये देखिए, आप जो कह रहे हैं ना बड़ा आदमी छोटा आदमी, राहुल जी वो सबसे बड़ा संगीतकार, सबसे बड़ा म्यूजिशियन मेरी नजरों में। हम लोग उनको संगीत का भगवान कहते हैं, पंडित रविशंकर को। सही बात है। तो उनके सामने एक छोटा सा 20-25 साल का बच्चा गा रहा है, जो कि बेसुरा भी हो रहा है। रविशंकर जी ने घमंड नहीं दिखाया कि उठ के खड़े होके चले जाए। वो चले जाते, सम्मान के साथ उसको सुनते रहे। उन्होंने कहा, और उन्होंने मुझे सिखाया कि आप अपने प्रोफेशन में कुछ भी बन जाए, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने से छोटे की बेइज्जती कर दें। बोले बेटा, कलाकार मंच पर है, परफॉर्म कर रहा है, उठकर नहीं जाते। ओके गुरुजी। मैं चुपचाप बैठ गई। जब पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े और हो गए। तो ये चीजें हैं, शायद मेरी खुशनसीबी थी कि ऐसे लोगों से ये चीजें सीख पाई, लेसन। सही बात है। नहीं, बार बार यही कहा जाता है कि हमारे आसपास ऐसी कई शख्सियतें हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे हम अनायास ही सीख सकते हैं, अनजाने में ही सीख सकते हैं। ना मोटी मोटी किताबें पढ़ने की आवश्यकता है, ना बहुत ज्यादा हमको कुछ और प्रयास करने की जरूरत है। आप अगर चाहोगे तो समाज में ही हमारे आसपास ही ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमको काफी सिखा जाते हैं, और हम एक अच्छी शख्सियत बन सकते हैं। तो ये देखा गया है कि आपने उसका भरपूर लाभ उठाया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबसे कुछ ना कुछ आप सीखती आई है। और एक ऐसा गुलदस्ता तैयार हो गया है आज की डेट में कि जो ये इतना सुंदर मुस्कुराता चेहरा दिखता है, उसके पीछे एक बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व है, इसलिए ये चेहरा इतना सुंदर दिखता है। मैं तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैं कहती हूँ, अगर हम अपने आंख नाक कान हमेशा खुले रखे ना, तो गुरु तो हर जगह बैठा हुआ है। आपके घर में जो काम करने वाली, मेरे घर में जो काम करने वाली लड़की भी आती है ना, वो भी कई बार कुछ ऐसी बात कह जाती है कि मुझे लगता है यार ये तो सीखने वाली बात है। बहुत सही बात। तो मेरा ड्राइवर भी कई बार कुछ ऐसी बात कह देता है, मुझे लगता है देखो ये सोच मेरी तो नहीं थी, इसने सोचा। तो वो बात है राहुल जी। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, लॉकडाउन में आप नोटिस कीजिएगा, मैं जब अपने स्टाफ को हर थोड़े 2-4 दिन में फोन करके सबको पूछ ले रही हूँ कि भाई किसी को कोई दिक्कत है, राशन पानी है, और मैं देख रही हूँ कि वो ना सब, जैसे मेरे घर जो काम करती है, आंटी ठीक है, दीदी आयशा ठीक है, सबके लिए पूछ रहे हैं। और मुझे इतना दुख हो रहा है सुन के राहुल जी, कि जब वो लोग ये कहते हैं कि और दूसरी मैडम ने तो फोन करके पूछा भी नहीं कि हम कैसे हैं, तो हम तो बड़े बड़े फ्लैटों में रहने वाले ये छोटी सी बात भूल गए हैं कि सबके हालचाल ले लें। और वो मुझे फोन करके पूछ रही हैं कि, और सबके लिए पूछती हैं घर में जितने लोग हैं, सब कैसे हैं। तो वो मुझे सिखा रही है कि किसी से बात करो तो कैसे पूछना चाहिए घर में सबके बारे में। तो गुरु है। एक और चीज देखी गई कि आप आपकी माताजी से भी बहुत क्लोज हैं, और मैंने कई जगह पढ़ा है और सुना है कि आपके ऋचा अनिरुद्ध बनने में उनका काफी योगदान रहा है। एट द सेम टाइम आप अपनी 19-20 वर्षीय बेटी के लिए को भी बहुत ही उसी के लेवल पे जाके उसी की तरीके से डील करती। तो ये कितना मुश्किल होता है आपको, और किस तरीके से आप ये दोनों जनरेशन के बीच में अपने आप को ब्रिज कर पाते हैं? हमारे घर में थोड़ा सा ये हुआ कि जब से मेरी बेटी हुई है, मेरी माँ मेरे साथ ही रह रही है,
तो बहुत एक बार बड़ा मजेदार हुआ था, बहुत छोटे में, जब आयशा ने नया नया ये सब श्री कृष्ण और ये सब कहानी वहानी सुनी, तो मुझसे कहती है कि आप देवकी माँ हो और वो यशोदा माँ है, वो पाल रही है मुझे। क्योंकि वो एक दौर था जब मेरा स्ट्रगलिंग फेज था, मैं घंटों जब प्राइम टाइम बुलेटिन पढ़ती थी तो रात में 12-12 1-1 बजे घर आती थी। बट मुझे सही इतना बात। टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे हमेशा से था कि मैं क्रच में नहीं बच्चे को रख के पालना चाहती। तो माँ ने सही। तो, चूंकि माँ के साथ थी तो सेफ हैंड में थी। एक अच्छी चीज हमारे यहाँ ये हुई कि जैसे कई बार घरों में सुनते हैं ना, नानियां दादियां बिगाड़ देती हैं, हमारे यहाँ वो चीज हाँ, नहीं हुई, क्योंकि हमारी माँ बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन मेरे साथ भी रही हैं, तो उसके साथ भी उतना ही सही है। लाड़ सिर्फ खाने पे। उसी हाँ, तरीके से पेश आई है वो। हाँ, हाँ, लाड़ सिर्फ खाने पीने तक है कि तुमको खाने का क्या मन है वो खिला देते हैं वाला। बाकी तो मैंने भी थप्पड़ खाए हैं कई बार बचपन में, और एक आध बार तो उसने भी खाया है। तो हमारे यहाँ वो चीज नहीं है, एकदम जो डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन है। वो है। तो वो मेरे एक स्ट्रगलिंग दौर में एक बहुत बड़ा सहारा उस चीज का रहा। तो वो सबसे बड़ा कॉन्ट्री, क्योंकि मैं कई बार मदर्स को देखती हूँ स्ट्रगल करते हुए अपने प्रोफेशन में ना, हाँ, बच्चे की चिंता में कि बच्चा बीमार है कुछ है। मेरे साथ कई बार बहुत ऐसे खराब दिन बीते जिनकी मुझे आज तक गिल्ट होती है, राहुल जी, की आयशा 101 102 बुखार में है और मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, क्योंकि कोई और एंकर नहीं है बुलेटिन पढ़ने के लिए। तो मैं रो रो सही के बात है। बुलेटिन पढ़ने जाती थी, नहीं थी, क्या करती, नौकरी छोड़ भी नहीं सकते आप, चॉइस नहीं होती। बट सिर्फ आपको ये लगता था कि चलो घर पर कोई है जो आयशा को तब उसका नाम इशिता था, कि बच्चे को कोई संभाल रहा है। तो हाँ, वो एक दौर हमने देखा है एज अ फैमिली, कि मैं नहीं उसको इतना पाल पा रही थी, ध्यान दे पा रही थी। बट सही ये बात था है। हमेशा से अंडरस्टैंडिंग कि जब वो थोड़ा टीनेज की तरफ आने लगेगी, तब उसको एक ग्रैंड मदर से ज्यादा एक मदर की भी जरूरत होगी। मदर तो की उस आवश्यकता उस हिसाब से मैंने फिर अपनी न्यूज पढ़ना, मैंने प्राइम टाइम बुलेटिन पढ़ना बंद किया, है। ताकि मैं घर जल्दी आ पाऊँ। क्योंकि सही प्राइम बात। टाइम बुलेटिन पढ़ने का मतलब है आप 12 बजे के पहले घर आ ही नहीं 12 सकते। बजे। हाँ, सही तो बात आई है। स्टार्टेड, आई थिंक 2010 के बाद मैंने बैक सीट लेना शुरू कर दिया था, न्यूज पढ़ना बंद कर उस दिया था। तो उसको वो एक समय देना बैलेंस, स्टार्ट। हाँ, वो एक बैलेंस स्ट्राइक हो गया, क्योंकि मुझे लगता था अब उसके साथ वो प्रॉब्लम्स टीनेज की कुछ आएंगी, तो ऐसा ना हो कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बच्चा जब अपने दिल की बात कुछ कहना चाहे तो ऐसा ना हो। तो एक बार ऐसा हुआ, इनफैक्ट मैंने कहा, आयशा तुम्हें तो लगता है जब तुम बहुत छोटी थी तो मैंने तुम्हें उतना टाइम नहीं दिया। कहती हुँ, कोई नहीं मम्मा, आपने मेरे लिए बुलेटिन बाद में एंकरिंग जैसा, बोली कौन छोड़ता है, आपने छोड़ा ना। तो हाँ, बोली कि एक टाइम नहीं दिया, लेकिन उसके बाद आपने उसके साथ कॉम्पनसेट भी तो किया। तो आई थिंक बच्चे भी समझते हैं कि सही बात मदर्स है। ने क्या स्ट्रगल किया है, वो दिखता है। और बहुत सुंदरता के साथ आपने वो एक उदाहरण पेश किया जब आप अपने करियर पे एकदम पीक पे हैं, उस दरमियान आप आपकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पारिवारिक या जो निजी लाइफ को बैलेंस करने के हिसाब से, तो उसके लिए जो निर्णय आपने लिए हैं, वो वाक़ई आज के दौर की हमारे मतलब न्यू जनरेशन को सीखने लायक है। वो महिला हो कि पुरुष हो, कोई भी हो। कई बार हम इतना ज़्यादा दौड़ रहे होते हैं सफलता और करियर के पीछे कि उ उसके एवज में उसकी बहुत बड़ी कीमत चुका देते हैं। तो वो नहीं, एक मुझे वो समझने था। की बहुत बहुत आवश्यकता है। मुझे हमेशा से एक चैलेंज ये लगता था कि दिल्ली में जब आपकी आपकी वैल्यूज बिल्कुल झांसी की छोटे शहर की, बुंदेलखंड, मतलब अपनी फैमिली के हैं, और हुँ, आपका बच्चा, आप पढ़ा तो अपने बच्चे को बड़े स्कूल में रहे हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े घरों के। तो राहुल जी, मुझे हमेशा से वो स्ट्रेस रहता था कि हुँ, कहीं ये उनसे इन्फ्लुएंस ना हो जाए। तो मैं हमेशा इस तरह से बैठकर बातचीत करना कि देखो बेटा, आते होंगे मर्सिडीज ऑडी में बच्चे, हम बहुत मेहनत करके तुमको उस महंगे स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं, तो तुम्हें उस चीज की सही वैल्यू रखनी है। हम सही बात। मर्सिडीज और ऑडी में, उन बच्चों से तुम्हें बराबरी नहीं करनी है। बराबरी करनी है तो सिर्फ पढ़ाई में करो, अच्छे पढ़ाई में मार्क्स में। क्या अगर कंपटीशन करना है तो कंपटीशन मार्क्स में करो, और किसी चीज में नहीं। जी, तो ये सब चीजों में मुझे बहुत बहुत रहता था कि मैं उसको वो क्वालिटी टाइम दे पाऊं, वरना ऐसा ना हो कि कल को मैं रियलाइज करूं कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, बहुत नाम कमा लिया, और एंड चला गया। आई डिडंट रेज माय इस चाइल्ड प्रॉपर्ली। इस फ्रंट पे अपने को फेल हो आपको हारा हुआ गए। फ़ील करो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन आया है आपके लिए। विदित शुक्ला जी हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है और मेरी कोशिश है कि एग्ज़ैक्टली उन्हीं की लैंग्वेज जो कि इंदौरी स्टाइल में उन्होंने लिख के भेजा है, उसमें आपको पढ़ के वो सवाल पूछूँ। अ, मेरा सवाल ये है कि इतनी चिल्ला-पुकार वाली टीवी पत्रकारिता के दौर में, जहाँ छोटी-छोटी खबरों को भी बेवजह का सस्पेंस बनाकर न्यूज़ प्रस्तोता प्रस्तुत करते हैं, वहाँ आपने अपनी सौम्यता कैसे बचाए रखी? माय गॉड। क्या नाम है, विदित शुक्ला जी या विनीत विनीत शुक्ला। शुक्ला? Okay, विदित। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम किसी भी प्रोफेशन में हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ जर्नलिज्म की बात हो। मैं एक डॉक्टर की बेटी हूँ, इंजीनियर हूँ, आप कोई भी हो, प्रोफेशन से ज्यादा हमारी अपनी पर्सनैलिटी गवर्न करती है कि हम उस प्रोफेशन में कैसे काम करेंगे।
ठीक है, अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं और बहुत खराब डॉक्टर, खराब इन द सेंस एटीट्यूड के साथ, बिहेवियर के साथ खराब डॉक्टर। तो वो मुझे लगता है हर जगह। मेरा हमेशा से, जब मैं रिपोर्टिंग भी करती थी या जब न्यूज़ भी पढ़ती थी, तो मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा सा सॉफ्ट स्टोरीज की तरफ ज्यादा रहता था। या कोई ऐसी न्यूज आ जाती थी, आप लोगों को अगर याद हो, निठारी कांड हुआ था नोएडा में, जहाँ बच्चों के गायब होने की, और या आरुषि हत्याकांड, उस समय मैं प्राइम टाइम न्यूज एंकर हुआ करती थी। कई बार ऐसा हुआ कि पढ़ते पढ़ते मेरे गला भर जाता था, मैं आंखों में आंसू आ जाते थे। सबसे रीसेंट केस हुआ जब मैंने लास्ट में 2014 से 15 में वापस न्यूज पढ़ने गई 1 साल, और उस दिन मैं न्यूज पढ़ रही थी, उसमें पेशावर वाला जो पाकिस्तान में बच्चों के साथ हुआ था। तो मुझे लगता है कि जब आप इंसान के तौर पे सोचते हैं, तब आप नहीं सोचते हिंदुस्तान पाकिस्तान। उसके बाद मैंने एक इनफैक्ट कविता भी लिखी थी कि माँ माँ होती है, माँ हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी नहीं होती। उस दिन भी मैं रो पड़ी थी। तो थैंकफुली मेरे साथ सुमित अवस्थी, इंदौर के हैं आपके, सुमित मेरे साथ बुलेटिन पढ़ रहे थे। और हो क्या रहा था उसमें, क्लास 9th भी या 10th भी, 9th भी थी शायद, वो बार बार बोल रहे थे जिस क्लास के बच्चों को गोली मारी थी। और उस समय आयशा की वही क्लास थी जैसे इंडिया में यहाँ पे 9B ऐसे। सही तो बात। मेरा ना, मैं एकदम पढ़ते पढ़ते मेरा गला भर गया। आप अपने बच्चे को सबका सोचते हो कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो फिर सुमित ने कहा भी कि रिचा एक न्यूज एंकर होने के साथ साथ एक माँ भी है। तो राहुल जी, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर जिस भी प्रोफेशन में हम हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अगर हम एक इंसान की तरह पहले सोचें, तो मुझे लगता है वो सेंसिटिविटी ऐसा नहीं है कि मुझ में आ गई या किसी और में नहीं आई, हम सब में आ सकती है। दिक्कत ये है कि आजकल हमारा प्रोफेशन और ये टीआरपी किससे आएगी, चीखने चिल्लाने से आएगी, इसको लोग पसंद करेंगे, तो वो पूरा एक समाज का, मैं थोड़ी देर पहले दिव्यांश से बात की थी, तो समाज का नजरिया दिखा रहा है कि सब लड़ने भिड़ने में इतने, ऐसा नहीं है कि न्यूज जर्नलिस्ट कोई अलग से एक कौम थोड़ी है जो सिर्फ चीख चिल्ला रही है। हम सब इंटॉलरेंट हो गए हैं। हम सब सोशल मीडिया पे किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है कई बार पढ़ के, शर्म आती है कि आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा होगा तो ऐसी भाषा बोलेंगे। तो वो ओवरऑल डाउनफॉल सबके में आया है। और अगर व्यूअर ऐसा है जो चीखना चिल्लाना सुन रहा है, तो व्यूअर इज आल्सो एट फॉल्ट। जब हम कहते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे गंदे भद्दे शोज बन रहे हैं, तो उनको देखने वाला भी तो उतना ही गलत है। बिग बॉस रोज बैठ के नियम से बच्चों के साथ देखने वाला जो बिग बॉस देख रहा है, वो भी तो उतना ही गलत है। तो मुश्किल मेरे लिए ये था कि मैंने अपनी लाइफ में चॉइस बहुत क्लियर रखी कि क्या मुझे सिर्फ ये पैसे की या इसकी दौड़ में भागते रहना है, तो मैं भी करती रह सकती थी, आज न्यूज एंकर बनी रहती, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि मैं कर नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने अपना अलग रास्ता चुना। जब लगा कि टीवी पर अब जिंदगी लाइव जैसे शो की जगह नहीं रह गई, स्पेस नहीं रह गई है, तो मैंने अपना डिजिटल शुरू किया। आई थिंक ये हम सबके इंडिविजुअल चॉइसेस होते हैं कि हम लाइफ में चाहते क्या है। मैं रात में चैन से सोना चाहती हूँ बस। और जब जिंदगी खत्म हो, अंतिम समय आए, अंतिम सांस लें, तो हम मुड़कर ये सोच पाए कि कुछ अच्छा काम क्रिएट किया। तो मुझे लगता है कि आज मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने जिंदगी लाइव या जिंदगी विद रिचा क्रिएट किया, तो कुछ अच्छा किया। आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रिचा जी, इंदौर से आपका कनेक्शन रहा है, कई बार आपको हालिया समय में देखा गया है कि आप इंदौर आती रहती हैं स्टोरीज कवर करने के लिए, शूटिंग के लिए। किस प्रकार से आप अपने आप को इंदौर से कनेक्ट फील करती हैं? किस प्रकार का आपका संबंध रहा है इंदौर से? ये प्रश्न पूछने का मेन रीजन ये कि हम अभी इंदौरी जो हमारा फेसबुक पेज है उसके थ्रू लाइव हैं, और ज्यादातर हमारे इंदौर के दर्शक और लंदन में भी जो इंदौर से या मध्य प्रदेश से नाता रखते हैं, वो दर्शक अभी आपसे जुड़े हुए रहते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इंदौर से आपका किस तरीके से कनेक्शन है? जी, देखिए, मेरा वैसे भी ओवरऑल मध्य प्रदेश से, क्योंकि पैदाइश तो सिर्फ रीवा में हुई, रीवा में दोबारा कभी गई नहीं, लेकिन मेरा ददेहाल, टीकमगढ़ और मेरा ननिहाल दतिया, तो हम लोग हार्डकोर द बुंदेलखंड पार्ट ऑफ एमपी में ही सब रहा। और भोपाल हमारे लिए सेकंड होम टाउन जैसा रहा। तो एक टाइम था जब मेरी 3 बुआएं, मेरे 2 मामा, नॉर्मली वैसे भी एमपी के लोगों के लिए एक घर भोपाल होता ही है, अभी भी। आई थिंक मेरी 2 बुआ, 2 मामा अभी भी भोपाल में रहते हैं। भोपाल में मेरी एक कजन की शादी इंदौर में हुई, तो भोपाल का ही एक एक्सटेंशन जैसा, मतलब भोपाल इंदौर में बस ज्यादा फर्क नहीं लगता। लेकिन हाँ, मुझे इंदौर के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब इंदौर आई हूँ, और पिछले कुछ सालों में बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवल, आप सही कह रहे हैं, कभी वहाँ के प्रेस क्लब के किसी इवेंट में आई, या अपनी कजन की शादी के सिलसिले में जब आई। फिर तवलीन फाउंडेशन एक बहुत अच्छा काम, डॉक्टर नारंग बहुत बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उनकी जब कहानी सुनी मैंने, तो मतलब बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत अच्छा। तो उन्होंने एज अ स्पीकर मुझे तवलीन फाउंडेशन में एक बार मैं टॉक देने आई थी। उस टॉक में मैं जनक पलटा जी से मिली थी। फिर मुझे पता चला वो तो पूरे इंदौर के लिए जनक दीदी हैं। फिर अभी हम एक स्पेशल सीरीज इंडियन ऑयल के लिए बना रहे थे, इंडियन ऑयल सैल्यूट्स अर्थ एंड एनर्जी हीरोज। उसमें मैंने जनक जी का नाम इंडियन ऑयल को सजेस्ट किया कि बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं।
फिर मैं उनका बहुत इंटरव्यू करने अभी आई थी, उनका तो अभी रिसेंटली किया मैंने, आई थिंक फरवरी में। तो पूरा दिन जनक दीदी के साथ गुजारा और समझ में आया कि हाउ इंदौर लव्स हर एज देयर ओन सिस्टर। बहुत अमेजिंग। सही बात। तो इंदौर के बड़े, और इंदौर का खाना चाट, एक बार एक बिल्कुल। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ने मुझे बुलाया, तो वहाँ शाम को उनके यहाँ से मैसेज आया कि आपको सुबह एयरपोर्ट लेने आएंगे, तो कैसे क्या करना है। मैंने कहा देखिए, एयरपोर्ट से पहले हम जाएंगे चाट खाने, उसके बाद मैं जाऊंगी आपके कॉलेज। तो सही बात। जनरली बहुत वार्म है आपके शहर में, बहुत प्यारे लोग हैं। और इंदौर के बहुत लोग मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। एक हमारा मीडिया में हमारा दोस्त है पराग छापेकर, वो एंटरटेनमेंट में, हम लोगों ने जी में भी साथ काम किया, वो इंदौर के रहने वाले हैं। स्वानंद जी, स्वानंद हाँ, किरकिरे इंदौर के हैं। तो सुमित अवस्थी, तो सुमित अवस्थी, इंदौर से इस तरह से काफी कनेक्शन रहा, इंदौर के लोगों से बहुत कनेक्टेड रही बहुत हमेशा। कनेक्शन है। नहीं, ये बात तो है, इंदौर के लोग बहुत प्रेमीले होते हैं। ये हमारी पूरी मध्य प्रदेश या मालवा की एक संस्कृति है कि बहुत ही मतलब मनवार करने वाले, प्रेम रखने वाले और जी। निस्वार्थ किसी को भी पसंद करने वाले लोग होते हैं इंदौरी। और तो पोहा मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, ये आपको पता ही है। मैंने लंदन में भी आपसे पोहा मंगवा लिया था। बिल्कुल अच्छी तरह। और वो मौका हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे आपको, जब भी मुलाकात होगी इंदौर के पोहे से ही आपका स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर। अब मैं आपसे सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इंदौर के लोगों के लिए, खासकर देश के लिए इस समय आपका क्या संदेश है? हम किस तरीके से देश को आगे बढ़ना चाहिए या बाकी लोगों को देखना चाहिए आने वाला टाइम? क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मुश्किलें रहेंगी, बट आप किस तरीके से सजेस्ट करती हैं कि हमें आगे देख के चलना चाहिए? आपका क्या संदेश रहेगा? मुझे 2-3 चीजें लगती हैं राहुल जी। एक तो लोगों ने ना, जब लॉकडाउन शुरू हुआ और जब आसमान नीला दिखना शुरू हुआ, पंछी दिखे, मेरे टेरेस गार्डन में आके देख रही थी, तितलियां आती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोग खुश तो बहुत हो गए। लेकिन क्या हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा और हम फिर वापस आएंगे, तो क्या इस 1.5-2 महीने में हमारे अंदर ये बदलाव आया है कि हम अपने पर्यावरण की ज्यादा फिक्र अब कर पाएंगे? हम कर प्लास्टिक का पाएंगे? कम इस्तेमाल करेंगे, हम चीजों को रिसाइकिल करना सीखेंगे कि कहीं कोई रिसाइकलर है जहां अपना प्लास्टिक डिस्पोज ऑफ, क्या हम छोटी छोटी चीजें ऐसे करेंगे? क्योंकि समुद्र साफ हो गए हैं। और कहाँ अफरोज शाह, मैंने मुंबई में अफरोज का इंटरव्यू किया था, वो बीच जब साफ करते हैं तो मछलियों के पेट से बहुत। प्लास्टिक निकलता है। हाँ, तो सही बात। मुझे बार बार ये लगता है कि ये 1.5-2 महीने का समय प्रकृति ने कहिए या ईश्वर कहिए, जिसमें भी आप यकीन रखते हो, हमें जगाने के लिए दिया है। ठीक है, क्या हम अब जब घर में मैं झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, एम आई एबल टू रिस्पेक्ट माई मेड अ लिटिल मोर? क्योंकि वो रोज लगाती है और वो एक घर में नहीं लगाती, वो 5 में लगाती है। मेरी तो अपने एक आधे घर में करने में बैंड बज जाता है मेरा। सही दो बात है। दो दो कमरे पोछा लगाते लगाते मुझे लगता है मैं गई। और मुझे रोज ये ख्याल आता है कि जो मेरे यहाँ काम करने आती है, वो तो शायद 4 घरों में काम करती है, वो 4 घरों में झाड़ू सही पोछा बात करती है। है। क्या मैं उसको बेटर अप्रिशिएट कर पाऊंगी अब जब वो वापस आएगी? क्या मैं उसका ज्यादा बिल्कुल। ख्याल रख पाऊंगी? रिश्तों के बारे में, जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं बहुत सारी चीजें जगाने के लिए वक्त आया। अब जागना है या नहीं जागना है? मैं अभी भी सही। देखती हूँ सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग इतनी इतनी नॉन इम्पोर्टेंट चीजों के लिए लड़ रहे हैं। और जबकि बार बार ये बात हो रही है कि कोरोना ने हमें एहसास करा दिया कि लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है और गैर जरूरी चीजें क्या है। अगर ये फर्क करना अभी भी नहीं सीखा, तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। ये एक लाइफ लेसन की तरह आया है। किसी को पता नहीं था क्या होगा, पूरा हम सब की जिंदगियां हिलडुल गई हैं, बिल्कुल ऐसे झकझोर दिया गया है। हो गई है। अब ये हमें तय करना है कि इस झकझोरने के बाद, जैसे होता है ना, हम गहरी नींद में सो रहे थे, किसी ने हमारे ऊपर पानी डाला है, किसी ने हमें उसे उठा के ऐसे हिलाया है। सही अब बात है। अब इस हिलाने के बाद आप वापस जाके सो जाएंगे और पहले की तरह जिंदगी जीते रहेंगे, या आप जागेंगे? कुछ जाग बदल, गई। वही छोटा सा, मैं कहती हूँ छोटा सा बदलाव लाइए। मैं आपको बताऊं, बहुत दिल की सही। बात, छोटी सी बात है। मैं कल सोच रही थी कि मैं अपने असिस्टेंट को फोन करूं कि और उससे मैसेज करूं कि कुछ ऐसा करो कि अब मेरे मंथली इनकम में से ना एक पार्ट निकालो कि ये मुझे कहीं ना कहीं देना है। देना है। ये ये थॉट मुझे, हम लोग थोड़ा बहुत सब हमेशा करते रहते हैं, बट अब थॉट आया कि नहीं, अब नियमित तौर पे। प्रायोरिटी समझ में आ गई। हाँ, सही बात है। चाहे चाहे मैं एक ब्रांडेड कोई कुर्ता ना खरीदूं, लेकिन मैं चाहूंगी अब उसको पैसे को मैं, वो बहुत नहीं, छोटा अमाउंट हो सकता है, वो किसी के लिए 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000, आप अपनी पैसे वाले क्षमता हैं, आप अनुसार। 50,000 अपनी हाँ, क्षमता से कीजिए। बट मेरे अंदर ये बदलाव आया कि मुझे लगा कि मुझे करना है। तो ये अब बात मैं है। ये सोच रही हूँ कि कैसे करना है, क्या है ना, एनजीओ के थ्रू करूंगी, क्या करूँ। तो मुझे लगता है कोई भी एक चीज सोच लीजिए, आप सब लोग, सब इंदौर वालों से मैं कह रही हूँ, आपको 100 काम नहीं करने, कोई एक हाँ, बदलाव अपने अंदर पॉजिटिव ले आइए ले कि आइए। मैं ये करूंगा। मैं साल में 1 या 2 या 5 पेड़ लगाऊंगा। आप लगाइए, फिर उसको निभाइए। हाँ, तो
अब ये सोच, अब ये आपको देखना है कि आप किस तरह जागे हैं आप और आप कौन सा जागीदार एक कैसे बदलाव लाना हैं। चाहते हैं। बस सही बात है, बस। बहुत सुंदर। मतलब आपसे बात करके ऐसा लगता है कि एक साधारण से परिवार, एक साधारण से परिवेश से आके कोई व्यक्ति यहाँ पहुंचा है, तो उसके पीछे काफी मेहनत, काफी सोच, काफी सीख, जो हर पल आपने कभी भी मिस नहीं किया, वो रही होगी। एक ही चीज निकलती है आपके लिए, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और ये आपने सिद्ध कर दिया है। कुछ और प्रश्न है दिव्यांश के पास, डायरेक्टली हमारे कुछ दर्शकों के आए हैं। दिव्यांश आपसे वो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। दिव्यांश प्लीज। जी। मैम काफी लंबा समय हो गया और आपने काफी समय दिया, लेकिन एक कमेंट आया, मैं उसे पढ़ के थोड़ा सा भावुक हो गया। जी। संदीप कलोटिया जी हैं, और वो शायद उन्होंने किसी से लिखवाया है ये, और वो कह रहे हैं कि अगर मुझे कभी भगवान ने कहा कि तुम्हारी आंखें अच्छी कर दूंगा और तुम देखने लगोगे तो पहले की तरह, तो मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा मेरी माँ को और ऋचा दीदी को, जिनकी मुस्कान काश कभी ऐसा हो जाए और मैं वो देख पाऊँ। Oh my God. तो मैम मतलब मैं कहना चाहूँगा कि ये फ्लडेड हैं मैसेजेस, मैं सारे पढ़ भी नहीं पाया। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आई हैं वो आप तक पहुँचा सकूँ। और बहुत सारे तमाम मैसेजेस आए हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से आपके जो इनिशिएटिव्स आपने स्टार्ट किए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जैसा वसीम बरेलवी जी ने कहा कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, चिराग का अपना मकान नहीं होता। कोई मजा नहीं होता। तो थैंक यू सो मच। और दिव्यांश, आपने मेरे नाना जी की कविता से शुरू किया था। मेरी जो फेवरेट नाना जी की कविता में से जो 4 लाइनें हैं ना, वो मैं बहुत हमेशा ध्यान रखती हूँ, वो आप पढ़िएगा। गुलाबों से पूछे ये जाकर के कोई, गुलाबों से पूछे ये जाकर के कोई, कि कांटे उन्हें क्यों सताते नहीं हैं। ये है गूढ़ता उनके जीवन जगत की, जिसे वे किसी को बताते नहीं हैं। क्या बात है। तो मैं ये ये जानना चाहूँगा, पहली चीज़ जो सबसे मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो जिस पे हमें बात करनी चाहिए, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, एक आज हम देखते हैं कि ऐसा कहा जाता था कि जो हमारी फ़िल्में हैं, वो समाज का आईना होती हैं, और उसका एक जो यूथ चेंज आया है, वो आया है वेब सीरीज़ तक या यूट्यूब तक। तो एक जो दौर ऐसा चला है, उसमें एक थोड़ा-सा बँटवारा है, एक पॉज़िटिव कंटेंट का और एक नेगेटिव कंटेंट का। तो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ नाम लेके ये बोलना चाहूँगा कि जैसे जो पिछले दिनों एक ट्रेंड चला कैरी मिनाटी, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे कई लोग हैं, केवल वो नहीं हैं, जो ये कर रहे हैं और सिर्फ़ वो रोस्टिंग करते हैं और उनके वीडियोज़ में मिलियंस व्यूज़ आते हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आते हैं, क्योंकि इतना सक्रिय होने के बाद भी मैं 4 दिन पहले उनके उनके पास सिर्फ़ न्यूज़ से पहुँच पाया, और मैंने खोल के देखा कि ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया नहीं कर पा रही और ये ऐसा कर रहे हैं। तो एक तरफ वो लोग हैं जो अपने कंटेंट के साथ और इन चीज़ों के साथ, आप तो आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है, आपने इतनी मेहनत की, आपकी भी प्रोडक्शन टीम होगी, आपको जाना पड़ता होगा, रिसर्च करनी रहती है, सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन एक नया इन्फ्लुएंसर या एक नया जो यूट्यूबर है, वो मेहनत करता है और स्टार्ट करता है, तो वो एक पशोपेश में रहता है कि मुझे नेगेटिव कंटेंट के साथ स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें मुझे तुरंत शायद सफलता मिल जाए या ना भी मिले। जो शायद अब्यूजिव हो सकता है, जो बिलो द बेल्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, या फिर मुझे पॉजिटिव कंटेंट के साथ मेहनत करनी चाहिए और जो आगे पीछे होके मुझे वो चीज़ सफलता देगी। देखिए, इसमें मैं जैसे जो राहुल जी को कहा ना मैंने, लाइफ में हमेशा दिव्यांश हमें अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखनी होगी। रास्ते सारे हैं, आप एक चौराहे पे खड़े हैं, ये रास्ता इधर ले जाएगा, ये रास्ता बहुत पैसा दिला देगा, ये बहुत फेम दिला देगा, ये मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स दिला देगा, ये इनमें से कुछ नहीं दिलाएगा शायद ज्यादा। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरे फॉलोअर्स नहीं है या कुछ है, लेकिन ऑब्वियसली वैसे नहीं है जैसे किसी रोस्ट करने पे या कुछ सेंसेशनल करने पे, लेकिन सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, आप ये रोस्टिंग वोस्टिंग करके शायद कोई आपको ये मैसेज लिखने वाला नहीं होगा कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं, तो वो आपसे सबसे पहले आपको देखना चाहेंगे। या जब मैं जिंदगी लाइव करती थी, या अभी भी हम लोग के पास कितने मैसेजेस ये आते हैं कि मैं डिप्रेशन में था या मैं डिप्रेशन में थी और आपके शो देखकर मैं जिंदा हूँ, या मैं डिप्रेशन से निकला हूँ, या मुझे हिम्मत दी है। इतने ब्यूरोक्रेट्स मुझे मिलते हैं आज की डेट में, आईपीएस ऑफिसर, जो कहते हैं कि जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जब निराशा होती थी, तो आपके शो से हिम्मत मिलती थी। तो मुझे जिंदगी में ये चाहिए था, इसलिए मैंने उस तरफ काम किया। अब जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी डिजिटल मीडिया वाले बच्चे हैं, उन्हें तय करना होगा उन्हें क्या चाहिए।
जब सारे रास्ते अवेलेबल हैं, मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं हमेशा कहूंगी प्लीज अच्छा कंटेंट क्रिएट कीजिए, उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि समाज में बहुत नेगेटिविटी हो गई है। मैंने पहले भी शो का नाम लिया, मुझे बार बार लेना नहीं चाहिए, लेकिन बिग बॉस में जिस तरह से लोगों को लड़ता झगड़ता दिखाते हैं कि आप क्या दिखा रहे हैं कि घर में लोगों को क्या ऐसे लड़ना चाहिए, हम क्रिएट क्या करें। अब टिकटॉक पे आप देखिए, टिकटॉक पे क्या चल रहा है। मैं टिकटॉक देखती नहीं, ना मेरे फोन पे टिकटॉक इंस्टॉल्ड है। आजकल ट्विटर पे 2-4 कुछ वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं, मैं सर पीटने का मन करता है कि ये क्या है, और ये कौन लोग हैं जिसके 14 मिलियन फॉलोअर्स, ये कहाँ से आए ये फॉलोअर्स। ठीक है, तो जैसे आपने कहा फिल्म में समाज का आईना, आजकल तो हर चीज समाज का आईना हो गई। अगर न्यूज डिबेट में एंकर इतना चिल्ला रहा है और 6 विंडो खोल के 6 लोग लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज की मानसिकता दर्शा रहा है कि हम दूसरे को सुनना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपनी बात बोलना चाहते हैं। तो ये पूरा हमें अपने अंदर झांकना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कहते हैं ना सच, क्या बोलते हैं, सत्य हार नहीं सकता, एक कुछ था, सत्य परेशान हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो अगर हम में से बहुत सारे लोग ये ठान लें कि अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है, देर लगेगी लेकिन इसकी पहचान होगी। अब आप देखिए, हम इतने साल से एसिड अटैक पर बात करते थे, थोड़ा बहुत सुना जाता था, लेकिन एक फिल्म बनी ना उसके ऊपर, जब फिल्म बनती है तो लोग ज्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुंचती है। तो आजकल बहुत फिल्में ऐसी बनने लगी हैं जो अच्छे सोशल इश्यूज उठा रही हैं। तो मुझे लगता है लगे रहो, मुन्ना भाई वाली बात है कि लगे रहो आप, अच्छा काम, मुझे मतलब व्हाट आई पर्सनली थिंक इज अच्छा काम कीजिए। ठीक है, पैसा हम सबको कमाना है, फेम हम सबको कमानी है, सबको टीआरपी चाहिए, सबको व्यूज चाहिए, हिट्स चाहिए, लाइक्स, क्या क्या होता है डिजिटल मीडिया, मुझे भी चाहिए। मुझे भी चिंता होती है जब मेरा कोई बहुत अच्छा शो बड़ी मुश्किल से 10,000 टच करता है ना, तो मुझे बहुत कष्ट होता है अंदर से। लेकिन क्या करूं, आई हैव चोजन टू बी दैट वे, आई हैव चोजन टू क्रिएट दैट कंटेंट जो हो सकता है बहुत ज्यादा लोग ना देखें, लेकिन जो देखें उनकी जिंदगी में बदलाव आता है, या वो अच्छा सा एक कमेंट भेजते हैं मेरे लिए, जिससे मेरा पूरा दिन बन जाता है। सो आई थिंक हमारे यूथ को ये सोचना होगा कि समाज में अच्छा बदलाव लाना है, या जो एक धर्रे पे गंदी चीजें चली जा रही हैं, अश्लील चीजें चली जा रही हैं, उसी रैट रेस का हिस्सा बनना है। मैं दिव्यांश एक कोटेशन पे बहुत बिलीव करती हूँ, आई एम नॉट अ रैट, सो आई एम नॉट इन द रेस। तो आई थिंक पीपल नीड टू डिसाइड ऑन देयर ओन। मैम, मैं आपको एक जानकारी दूं, शायद ऐसा नहीं है, मतलब जो आज हमारा पेज है, हमने तमाम इंटरव्यू किए, लेकिन ये आपका जादू है कि आप देखिए वो फ्लडेड है, शायद सबसे ज्यादा व्यूअर्स अभी तक की हिस्ट्री में हमको आज देख रहे हैं। तो क्या बात है, थैंक यू सो मच। चीजें पहुंचती हैं, और मैं बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा वो सब कंपाइल करके आपको भेज सकूं। जरूर। एक और सवाल जो शायद बहुत जरूरी है, जैसे आप जिस स्ट्रीम से आती हैं, आपने जिस दौर से आप गुजरी हैं, हमारा जो देश का या डेमोक्रेसी का एक चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता, आज वो ऐसी स्टेट में है कि कोई भी एक सामान्य व्यूअर भी, उसको ये बहुत क्लियर है पहले से कि वो जो चैनल चला रहा है, वो जो टीवी पे चैनल देख रहा है, वो कौन सी पार्टी है, अक्रॉस दी पार्टीज। अब वो चैनल चेंज करेगा, उसे पता रहेगा कि ये चैनल इस पार्टी को फॉलो करता है। तो ये दौर क्यों आ गया, और ऐसा हम कहा जाता है कि पत्रकार होते हैं या जो कवि होते हैं, वो विपरीत होते हैं, वो हमेशा उन्हें सच्चाई दिखानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा दौर आ जाएगा जब लोग क्लियरली ये पता रहेगा लोगों को कि वो क्या देख रहे हैं और वो किसका सपोर्टर है या किसका विरोधी है, हम इस दौर से कैसे बाहर निकलेंगे, पत्रकारिता कैसे बच पाएगी? इस दौर से मुझे इमीडिएट बाहर निकलना तो दिव्यांश मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी दुनिया में, चाहे वो आर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे मीडिया इंडस्ट्री हो, लोगों ने अपने अपने, पहले आपको क्या पता होता था कौन से फिल्म स्टार की अपनी विचारधारा क्या है, आज तो आपको फिल्म स्टार्स की पता है, सिर्फ जर्नलिस्ट की क्यों। लेकिन ठीक है, फिल्म स्टार्स की हो सकती है, जर्नलिस्ट की होनी नहीं चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि देखिए, हर जर्नलिस्ट एक वोटर भी है। जब वोटर है, इसका मतलब है जब मैं वोटिंग बूथ में जाती हूँ तो मैं किसी एक पार्टी को तो वोट देती हूँ, ठीक है, सिर्फ। लेकिन जब उस 2 घंटे 4 घंटे जब मैं उस न्यूज बुलेटिन की कुर्सी पर बैठी हूँ, तब मुझे सिर्फ एक जर्नलिस्ट होना चाहिए, एक न्यूज एंकर होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा ये भी है कि जबरदस्ती, मतलब फिर आप में दोनों तरह की काबिलियत होनी चाहिए। सत्ता पक्ष कुछ गलत कर रहा है तो उससे सवाल करने का भी वो होना चाहिए, मादा होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, और कुछ अच्छा कर रहा है तो अप्रिशिएट करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। अब क्या हुआ है, जब आप दो खेमों में बढ़ गए हैं ना, तो लोगों की पर्सनल हेट्रेड भी सामने आ गई है। तो जिसको एक को शब्द दे दिया भक्त, मुझे उस वर्ड से बहुत प्रॉब्लम है, एक पर्सनल एडमिरेशन भी सामने आया है, तो पर्सनल हेट्रेड भी आई है। और जितना प्रेम आपको अंधा करता है, उतना नफरत भी आपको अंधा करती है, ठीक है, दोनों ही चीजें खराब है। तो जो जर्नलिस्ट एक्सेसिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें क्रिटिसाइज करना है, मुझे लगता है वो भी गलत है। और जो एक्सेसिव
प्रेजेस कर रहे हैं हर चीज की क्योंकि उन्हें कोई नेता पसंद है या कोई पार्टी पसंद है, वो भी गलत है। आई थिंक ऑब्जेक्टिवली सिचुएशन को देखते हुए जहां जो गलत हुआ है उसको पिन पॉइंट करना चाहिए। लेकिन हाँ, भाषा की मर्यादा, ये मैं हर समय कहती हूँ दिव्यांश, कहीं पर भी आपको एक व्यक्ति से परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर एक पोस्ट है एक देश के प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की, तो वो उस कुर्सी की एक गरिमा है। आप किसी को ये कि हम बहुत अच्छे पत्रकार हैं तो हम किसी को गाली देंगे, किसी के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आई एम सॉरी, आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दैट। मुझे अगर देश के प्रधानमंत्री के किसी बात को क्रिटिसाइज भी करना है तो मैं जी या सर लगाकर ही क्रिटिसाइज करूंगी कि मुझे ये फैसला ठीक नहीं लगा। तो आजकल क्या हुआ है ना, वो पहलवानी शुरू हो गई है ना, जो मुक्केबाजी, वो दोनों ही तरफ से बहुत गलत हो रहा है, दोनों तरफ से। तो आई डोंट सी इट चेंजिंग वेरी सून। बिल्कुल मैम। एक जो सबसे ज़रूरी सवाल, शायद हमारे साथ बहुत सारे एंकर्स भी जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कई चीज़ों को जानना चाहते हैं। यंग एंकर्स हैं, इंस्पायरिंग हैं, वो आरजेज होना चाहते हैं। कई लोगों के क्वेश्चंस हैं कि क्या रूट हो सकता है, या वो अगर आरजे बनना चाहते हैं, या वो एंकर होना चाहते हैं, या वो न्यूज़ रूम्स में अपने आप को ले जाना चाहते हैं, तो वो क्या जर्नी है या वो क्या पाथ है जो उनको फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं अपनी आवाज़ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहता हूँ कि मुझे बेस नहीं आता, मेरी आवाज़ पतली है, तो क्या हमें करना चाहिए या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे वो सही पाथ फॉलो करें और सही जगह पहुंच पाए। देखिए, सही पाथ तो अब नौकरी की अगर बात करें तो वही होता है कि चैनल्स, वैकेंसी, ये वो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आपकी पीढ़ी के साथ एक अच्छी बात हुई। हम लोग जब आए थे तब गिनती के चैनल ही, आई थिंक तब जी न्यूज था, एक दो चैनल और थे, बहुत कम चांसेस होती थी। अखबार लोग करते थे, मैंने भी राजस्थान में रह के दैनिक नवज्योति अखबार में काम किया है। बट होता क्या है दिव्यांश, एक तकलीफ जो आने वाली पीढ़ियों से हमेशा रहती है लोगों को, जैसे जब मैं आईबीएम में थी तो एक बार ऐसा हुआ था, एक लड़की ने एक्चुअली अपने एचआर के इंटरव्यू में कहा, उससे पूछा जाता है ना, भाई आप क्यों आई हैं मीडिया में, क्यों आई है इस चैनल, मैं ऋचा अनिरुद्ध की तरह बनना चाहती हूँ। मुझे एचआर ने इनफैक्ट बुला के कहा कि भाई वो एक लड़की नई आई है, वो शी वांट्स टू बी लाइक यू। आई सेड वेरी नाइस। 2 या 3 महीने बाद वो लड़की मुझे कॉरिडोर में मिली, उसने कहा मैम मैंने आज रिजाइन कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मुझे तो लगता था आप बढ़िया मेकअप करके, जैकेट वैकेट बढ़िया पहन के स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग करती हो। बोले अब देख रही हूँ कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करती रहती हो, खपती रहती हो। बोली इतना तो मेरे बस का नहीं है। उसने एक्चुअली छोड़ दिया। फिर बहुत सारे बच्चे आके, कहीं मीडिया इंस्टीट्यूट में आप जाओ, मैम एंकर कैसे बनते हैं, मैम एंकर की स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। तो मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और उसके प्रति आप में निष्ठा है, तो पहले अपनी उस स्किल्स को होन करिए। मुझे याद है कि एक बार हम लोगों ने कुछ बच्चों का इंटरेक्शन राजू हिरानी के साथ रखवाया था, तो वो हर बच्चा एक्टर बनना चाहते हो, एक्टर बनना, मम्मी नहीं मान ऐसे। तो राजू ने एक बात बहुत अच्छी की, बोले देखिए हम ये कह देते हैं कि मैं बनना चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं बनने दे रहे। आपको अपनी काबिलियत को भी जज करते रहना चाहिए, अपने आप को क्रिटिसाइज भी करते रहना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या आप एक, और अच्छा एंकर ही नहीं बनना होता, पहले अच्छा रिपोर्टर बनना होता है, फील्ड में जाना पड़ता है, धूप बारिश सर्दी सब झेल के काम करना होता है। और मैंने बहुत बच्चे देखे जो कहते हैं ये नहीं कर सकते। तो जब ये नहीं कर सकते तो फिर आपको सीधे वहां एंकर के स्टूडियो में पहुंच जाना है, ये कैसे होगा? वहां तक तो कोई, अब पहुंचने लगे तो पता नहीं, हम नहीं पहुंचते, वैसे खूब फील्ड में दौड़ना पड़ता है। तो एक तो मेहनत से नहीं डरना चाहिए। आपने आवाज की बात की ना, उसकी प्रैक्टिस, मुझे याद है मैंने न्यूज एंकरिंग शुरू की थी, शीशे के सामने खड़े होकर, हम लोग ये सब बड़े पुरानी टेक्निक होती थी, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते थे। आवाज के लिए मैंने किसी से सुना था कि भाई अपनी आवाज बार बार रिकॉर्ड करो और सुनो, रिकॉर्ड करो और सुनो। तो बहुत सारी तरह की चीजें होती है, हम लोगों को वो एक्सरसाइजेस सिखाई गई थी। तो पहले मुझे लगता है सबसे पहले ये सोचने की कि मुझे करना है, आपको अपने आप से सबको पूछना चाहिए कि वो करने लायक हम बन गए हैं क्या? क्योंकि हो क्या रहा है, हम सबको चाहिए तो बहुत कुछ है, हम उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे, हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे। कितने लोग, हम लोगों से, आपको पता है प्रोफेशन में आने के कितने साल बाद तक हमारे बॉसेस पूछते रहते थे कितने अखबार पढ़ के आ रहे हो, और 2 या 3 अखबार कहने वाले एंकर्स को तो डांट पड़ जाती थी कि तुम 3 अखबार पढ़ के आती हो बस, क्योंकि 10-10, 14-14 अखबार पढ़ने वाले एंकर्स थे। हमारे संदीप चौधरी थे, वो तो ऐसे ही बोलते थे 14, बट हम लोग सोचते थे बाप रे 14 अखबार पढ़ के आते हैं। अब आप मुझे अगली बार आपको कोई मिले जो कहे कि न्यूज एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है, उससे पूछेगा कितने अखबार पढ़ते हो। आप समझ रहे हैं, ट्विटर पे 140 कैरेक्टर में अपनी हर बात में जजमेंट दे देना और ये कह देना कि ये बुरा, ये खराब हो रहा है, ऐसा हो रहा है,
इससे आप पत्रकार नहीं बनते। तो जितने लोग पत्रकार बनने की बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले कहूंगी पहले पढ़ो खूब, होमवर्क बहुत करो। हम लोग मैं बुलेटिन में जाने से पहले हर चीज का एक सब्जेक्ट का, अगर लिखा होता था कि लखनऊ के रिपोर्टर से लाइव बात होगी या कुछ होगा, तो मैं लखनऊ के रिपोर्टर को फोन करके पूछती थी। होमवर्क लगातार आपको अपने प्रोफेशन में, चाहे 10 साल भी हो जाए, आपको काम करते रहना चाहिए। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आपकी पीढ़ी के साथ एक अच्छी बात यह है कि आपके लिए एवेन्यूज बहुत खुल गए। अगर आप एक अच्छा ब्लॉग लिखने लगते हैं तो आपका ब्लॉग पढ़ने वाले भी हैं। अगर आप वी ब्लॉग्स बनाने लगते हैं, पॉडकास्ट करने लगते हैं, तो कितने ऑप्शंस हैं। हमारे पास ये सब ऑप्शन नहीं थे। हमारे पास एक टीवी था, अखबार था, या रेडियो था। रेडियो मेरे जिंदगी में बहुत देर से आया, न्यूज के बाद आया, टीवी के बाद आया। सो आई थिंक फर्स्ट स्टार्ट ऑन स्किलिंग योरसेल्फ। क्योंकि जो आज की पीढ़ी है, मुझे जो एक खराब या बुरी बात लगती है, मुझे लगता है कई बार हम देखते हैं न्यूज एंकर गलत हिंदी बोल गया, कोई आरजे गलत हिंदी बोल गया, मुझे ना एकदम से चुभती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया, इंग्लिश गलत बोल दी, फैक्चुअल मिस्टेक्स कर दिए। कई बार इश्यूज हो गए, कंट्रोवर्सी हो गई कि आरजे ने कुछ कह दिया, फिर कोई स्टार टीवी सेलिब्रिटी नाराज हो गए। तो मुझे हमारे टीवी में भी बहुत हुआ है, किसी से गलत सवाल पूछ लिया, गलत व्यक्ति से कुछ और ठीक से एड्रेस नहीं किया उनको ढंग से। तो मुझे लगता है कि वो शॉर्टकट्स के चक्कर में ये सब गलतियां हो रही हैं। तो अपने आप को अच्छे से तैयार कीजिए। जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, उसकी तैयारी ठीक से होनी चाहिए। अगर आप भाई बजरंग पुनिया बनना हो, तो बजरंग पुनिया की तरह मेहनत करनी पड़ेगी ना, कि वैसे ही खाना पीना करना पड़ेगा, वैसे ही पसीना बहाना पड़ेगा। तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि न्यूज एंकर कोई भी बन सकता है? सो हार्ड वर्क। मैम बिल्कुल मुझे लगता है कि वो बात सही है कि दिन बनाने में रात लगती है, तुमको आसान बात लगती है। मैं आगे बढ़ते हुए मैम, सबसे पहले आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना समय हम सब के लिए निकाला, इंदौर के लिए निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए निकाला। और काफ़ी लोगों के जो मैसेजेस हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और जो आपका एक एटीट्यूड है कि स्माइल नो मैटर व्हाट, आप हमेशा मुस्कुराती रहें। रितेश भैया हैं मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनका एक शेर है रितेश रजवाड़ा का कि फूलों का तितली पर होना अच्छा लगता है, आप हंसती हैं, हंसते रहना अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ या जब भी मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों को जो हमें आज देख रहे हैं, जिन्होंने हमें आज सुना, कि मेरे गुरु मेंटर हैं डॉक्टर कुमार विश्वास। मैं उनसे क्लोजली रिलेटेड हूँ 10 साल से, और मेरी ये खुशनसीबी है जो आज तक मैंने अगर मेरे जीवन में कुछ किया है। उनका हमेशा से ये कहना है कि असली बड़ा व्यक्ति, आपने बड़े व्यक्ति की बात की, असली बड़ा व्यक्ति वो होता है जो जिससे अगर आप मिलें तो आपको कभी छोटा महसूस ना हो। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि मैं जब भी आपसे मिला हूँ, आपने बहुत सौम्यता से और बहुत अच्छे से मतलब मुझे आशीर्वाद दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही बने रहें। मैं सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सचमुच जिंदगी देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर जिंदगी विद ऋचा जरूर देखें। और थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर। और थैंक यू दिव्यांश। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट सेशन ऑफ अस। मैं बस यही कहना चाहूंगा इंदौर के लोगों की कि आप घर पे रहें, आप सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, सबसे ज्यादा अपने बुजुर्गों का। और हम जो हमारे हेल्थ वर्कर्स या जो लोग हमारे लिए बाहर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी समझें, और इस जिम्मेदारी को समझें कि वो हमारे लिए बाहर हैं। और सारी चीजें हुई हैं, अगर जो चीजें हमने पुराने समय में देखी थी वो भी गुजरी हैं, तो ये समय भी गुजरेगा। दिल ना उम्मीद सही नाकाम तो नहीं है, नाकाम है गगन की शाम लेकिन शाम ही तो है। तो आप मुस्कुराती रहें, और इंदौर का और पूरे देश का प्यार आपके साथ में है। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी आपसे वापस मिलें। जरूर। थैंक यू दिव्यांश। राहुल जी को भी थैंक यू कहिएगा। थैंक यू।